देखिए यही होता है। आप देखिए एक दूसरे के चांसेस को वो मत कीजिए करिए। जैसे जैसे इसका चांस आता है तभी बोला करें। हम लोग सबको बराबर मौका देते हैं। अब एक ही इशू पे हम आपस में डिस्कस करते रहेंगे ना तो बाकी लोग वेट करते रह जाते हैं। तो किसी और अब बोल लीजिए अनुरोध जी, आप अपना पॉइंट ही कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए देखिए एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी जो ये करिकुलम है उसके लिए मुझे नहीं लगता उसके लिए हमें कुछ ज्यादा इफ वी गो टू द जस्ट आर हिस्टोरिकल रिसर्च दैट टू नॉट टू फार अवे जस्ट 200-300 ईयर्स बैक। देखिए हमारा जो एजुकेशन था वो बहुत ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज था एंड इट वाज डिसेंट्रलाइज बिकॉज जिस तरह से हमारा कल्चर चलता है, हमारी लैंग्वेजेस हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री पे। पहली बात तो एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क में हमारा कंट्री किसी भी कारण से चल ही नहीं सकता। द एजुकेशन इवन इफ कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड इन सर्टेन वेज। मैं आपको बताता हूँ जब ब्रिटिशर्स आए, जब इन्होंने रिसर्च किया, ठीक है। सिर्फ एक मद्रास प्रेसिडेंसी का एग्जांपल लेता हूँ एंड हाउ आवर इंस्टीट्यूशंस वर डिमोलिश्ड। द इंडियन वीवर्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इट वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड। द इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इट वाज बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड आर एजुकेशन सिस्टम वाज सो मच डिसेंट्रलाइज्ड कि हर एक विलेज में एक टेम्पल होता था। एक टेम्पल के पास अपना लैंड होता था। उस लैंड से जो रेवेन्यू आता था वो नॉन टैक्सेबल होता था। उस पे पूरा कंट्रोल टेम्पल का होता था। एंड टेम्पल विल यूज दैट रेवेन्यू फॉर ऑल द विलेज एक्टिविटीज विच इंक्लूड द एजुकेशन ऑफ द लोकल चिल्ड्रन, which will include the medical service, medical care and other social activities। कि कुछ भी फंक्शन, सोशल फंक्शंस कंडक्ट करने वो टेम्पल से ही कंट्रोल होते थे। दैट वाज आवर कल्चर डिसेंट्रलाइज्ड एंड बेस्ड ऑन और एजुकेशन में यू सी इफ यू स्टडी कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे 50% से भी ज्यादा लोग कुछ एरियाज में दे यूज टू कम फ्रॉम लोअर कास्ट, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। देयर वाज नेवर एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये जो लेफ्टिस्ट एजेंडा है कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया है, ऐसा है वैसा है, कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया में भारत में कभी भी कास्ट के बेसिस पे एजुकेशन की डिलीवरी पे कभी किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई है। तो अब ये सब चीजें जब तुम अपनी हिस्ट्री में पढ़ोगे नहीं, लाओगे नहीं, लोगों में अवेयरनेस लाओगे नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा। एंड बेस्ड ऑन दिस अब होता क्या था जब बच्चे पढ़ते थे, अब कुछ लोग ज्यादा एकेडमिक्सली अच्छे होते थे, कुछ लोग जो एकेडमिकली नहीं अच्छे होते थे उनको दूसरे तरह के स्किल्स सिखाए जाते थे। किसी को कारपेंटरी में सिखाया जाएगा, किसी को कुछ में सिखाया जाएगा, किसी को वीविंग में लेके जाया जाएगा। जो लोग एकेडमिक्स में अच्छे होते थे उनको रिसर्च के लिए हायर यूनिवर्सिटीज का एक्सेस दिया जाता था। एंड दैट इज हाउ इट यूज टू गो अप टू नालंदा एंड तक्षशिला की वो हमारे हाईएस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते थे जहाँ पे हाईएस्ट लेवल का एकेडमिक रिसर्च होता था। दैट इज हाउ इट वाज एंड दैट इज हाउ द भारत एज ए कंट्री वी वर एट द एपिटोम। अगर आप एंगस मेडिसन की एक बुक पढ़िएगा, जीरो एडी से 1800 सेंचुरी तक, for 1600 years we were the number one economy in the world and India and China used to control more than 50% of the GDP of the world. How Britishers demolished it, we need to read the history. Britishers started forcing our local kings to start taxing the temples। जब जब वो टैक्स लगने लग गया टेम्पल के लैंड के रेवेन्यू पे, तो फंडिंग्स कम होने लग गई, सोशल वेलफेयर पे फंडिंग्स कम जाने लग गई। और ये कास्ट डिवीजन कैसे स्टार्ट हुआ उसका भी पूरा आपको 200 साल में पूरा वेरा सिखाता हूँ। मतलब ब्रिटिशर्स ने इतना बुरा किया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेसिमेट करने के लिए दे यूज टू कट ऑफ द thumbs of our weavers। that is how skill has been decimated। the skill which was running from generations to generations, the skills have been decimated। क्योंकि और अपने जो इनके स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट था, ऑल द मनी दैट दे लूटेड फ्रॉम इंडिया दे फंडेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द ब्रिटिश। और जो इनके ब्रिटिश में दोज पीपल हु वर नॉट कैपेबल टू वर्क इन द लोकल इंडस्ट्रीज, they used to go into a single room and they used to teach the students in a single dark room। जो जो कहते थे कि दे आर नॉट कैपेबल फॉर इंडस्ट्रियल वर्क तो इनको टीचर बना दो, इनको पढ़ा दो। जबकि भारत में ऐसा नहीं था। द गुरुज वर गिवन द हाईएस्ट दर्जा, दे वर द मोस्ट एनलाइटन वन। नॉट ओनली दे विल डू द academic upliftment but they will do your spiritual upliftment also। spiritually बहुत strong होते थे हमारे गुरुज। okay and this is the thing that when we say कि we free a temple, we bring these practices into place, this is the ecosystem we need to bring back into। आज आप देखिए, आप यूएस जाइए, आप चाइना जाइए, आप यूरोप में जाइए,
दे हैव डिग्रीज। ठीक है, आपको आपको कारपेंटर बनना है तो आपको एक कारपेंटरी का एक कोर्स करना पड़ेगा, आपको प्लम्बर बनना है, आपके सर्टिफिकेशंस होते हैं वहां पे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यूज्ड टू हैपन इन इंडिया। एग्जैक्टली 300 साल बाद, 400 साल पहले जो भारत में, जो मैं आज बोल रहा हूँ कि जो ये चीजें होती थी भारत में, आज ये चीजें अमेरिका, चाइना, यूएस, यूरोप इंप्लीमेंट कर रहा है। और हम उनका एक सब स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम, एक वो स्कूल वाला जहाँ पे एक अध्यापक आता है और एक रट्टा तोते की तरह हमें पढ़ा के चला जाता है। अब जो रट के ज्यादा नंबर ले लेता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, और जो नहीं ज्यादा नंबर लेके आता है कि दिस इज हाउ आवर सोसाइटी वर्क्स, क्योंकि वही एक मापदंड है कि भैया उसके तो 90% आए हैं, तुम्हारे तो 70 आए हैं, तो तुम कम कैपेबल हो। क्या पता उस 70 वाले की कैपेबिलिटी किसी और चीज में हो, बट हमारे पास कोई एवेन्यूज ही नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। और 75 साल के बाद भी आज हम एवेन्यूज ही सर्च कर रहे हैं कि आज, हाँ, हमें इक्का दुक्का सर्च स्टोरी स्टोरी मिल जाती है, बट हमें कोई एवेन्यूज ही नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि वैसे ना ही सोसाइटी एज ए सोसाइटी एंकरेज करती है। लोग बोल तो देते हैं कि हाँ स्पोर्ट्स में एंकरेज करो, स्पोर्ट्स में एंकरेज करो। मैं बोलता हूँ कितने मिडिल क्लास लोग अपने पेरेंट्स को एक्चुअली में बोलते हैं कि हाँ नहीं, हम तुम्हें स्पोर्ट्स में एंकरेज करेंगे? कितने परसेंटेज बच्चे हैं कि जिनको एक्चुअली में लोग बोलते हैं कि 140 करोड़ का देश है, एक फुटबॉल की टीम नहीं बना सकते हम वर्ल्ड कप में खेलने लायक? कितने परसेंटेज लोग हैं कि जो अपने बच्चों को दिन में 3-3 4-4 घंटे फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करेंगे? नहीं करेंगे। इवन इफ द स्टूडेंट हैव द कैपेबिलिटी, को तब भी नहीं करेंगे, because chances of failure are very high, and we are completely, hijacked by this leftist mentality as a society. Until and unless we don't break the shackles of this mentality, we will not come out of it, and it has to start from the bottom, from the villages, in a complete decentralized manner, जहां पे the Tamil Nadu should have freedom to, to be able to teach, impart their training in Tamil language. The Northeast, they should be able to teach their own ways of living, the culture, how to live in their way of keep their traditions alive. Okay, and without any interference from the other institutions, like कि कोई Christian missionary आ रही है and they are opening their schools and they are, involved in सॉफ्ट कन्वर्जन, जो आप बोलते हैं कि सॉफ्ट कन्वर्जन की अपना वो एक एजेंडा चलाते हैं कि थ्रू थ्रू देयर मिशनरी स्कूल्स, without their interference we need to develop our institutions which are completely free from government control, which are completely independent, और जिनका सिर्फ एक ही मात्र हो कि एक धार्मिक वे में एक सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, which is completely gets reflected in the सप्त सेवंथ श्लोक, और हमारा जो 7वां सिद्धांत है, तभी वो एग्जीक्यूशन हो पाएगा, तभी वो आपका ड्रीम फुलफिल हो पाएगा। और इस चीज पे अगर अभी से काम नहीं करेंगे तो these things are not going to come back. Probably we are actually playing into leftist ideology, and I'll tell you, leftists are heavily invested into our future across the world. Across the world, if you see, if you study, what are they doing, in the name of LGBTIQ groups, they are heavily invested into the future. आपके बच्चों का फ्यूचर पूरा तरह से हाईजैक्ड है। राइट। तो अनिल जी, आपकी बात आ गई। रवि जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। रवि जी, आपने माइक लिया था, प्लीज बोलिए। जी, बहुत बहुत थैंक यू मुझे माइक देने के लिए। मेरी आवाज़ आ रही है सर सभी को? जी आ रही है, बताएं। जी, थैंक यू सर फॉर हैंडिंग मी ओवर द माइक। और बहुत ही मेरे लिए क्या कहते हैं, बहुत ही खुशी वाला क्षण है कि आज मुझे ट्विटर स्पेस पे मौका मिला बोलने के लिए, और अंकुर जी आए थे, मैं उनको सुन रहा था। सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फॉर्मिंग अ न्यू पार्टी। और आप लोग सभी लोगों को मेरी बेस्ट विशेस हैं कि एक बहुत मच अवेटेड एक मूवमेंट कम पॉलिटिकल पार्टी आई है, जो आई थिंक एक ऐसे सेक्शन को के बारे में बात कर रही है सर, दैट इज रियली डिप्राइव्ड। एंड और इतना ऑनस्लॉट हुआ है, लाइक अगर हम देखते जाएंगे तो इट लाइक आई कैन नॉट इमेजिन कि एज अ सोसाइटी, एज अ सिविलाइजेशन कितने कट्स और वुंड्स हैं सर। और तरह तरह के ये बकवास आइडियोलॉजीज में इन वुंड्स को हील करने की बात नहीं होती आज भी। आई थिंक वी आर इन अ वेरी पैथेटिक स्टेट सर। तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। एंड दिस स्टेटमेंट ऑफ अंकुर शर्मा इन फ्यूचर will inspire like
इंस्पायर पीपल लाइक एनीथिंग, जब उन्होंने ये बोला कि द वेरी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज एंटी हिंदू। एंड अब मेरा विश्वास करिए सर, मेरे को इट लाइक आई हैड गूज बम्प्स कि यार सच बोला इसने। हम ये बोलते हैं इसकी प्रॉब्लम है, लेफ्टिस्ट ये कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने ये किया, और जो है जॉर्ज सोरोस का ये हाथ है, और ये फलाना ढिमकाना कर रहा है, बट हम रूट कॉज पे नहीं जा रहे कि हम वीक इसलिए हैं कि द वेरी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज एंटी हिंदू। सर मुझे 1-2 मिनट दीजिए जस्ट टू हाईलाइट दिस। आई थिंक लोग ऑलरेडी बहुत लर्नेड है, और मैं कोई बहुत ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक चीज को हाईलाइट करना चाह रहा था। शायद आप लोग मेरे से अग्री करें ना करें, बट एटलीस्ट एक डिस्कशन तो होनी चाहिए। और अगर आप लोग में से जो मेरी बात से अग्री करते हैं वो मुझे बताएं, जो डिसएग्री करते हैं वो भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी सर। आज की कुछ ऐड भी कर सकते हैं आप, वेरी मोस्ट वेलकम। तो मैं ये कहना चाहता सर कि द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज एंटी हिंदू, तो ये बनी कैसे? आई थिंक इस पे मेरा एक व्यू है सर, और आई थिंक उसको एड्रेस करना भी जरूरी है जब आप एक ओवरहॉल करना चाह रहे हैं पूरे सिस्टम को। और एक कम्युनिटी, एक बहुत बड़ा सेक्शन जो कि वेरी बहुत लॉ अबाइडिंग है, बहुत who's very loyal to their land, और सबका कल्याण, सबका अच्छा करने की बात करती है, फिर भी सबसे ज्यादा वही सफर कर रही है। तो आई थिंक ये शायद सर इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, जहाँ पे जब ब्रिटिशर्स अलेजेडली को मतलब हमने जब इंडिपेंडेंस ले ली, दैट इज लाइक मेनी पीपल से कि इंडिपेंडेंस नहीं थी, और वो चुपके से जो है वो इन्होंने अपने एजेंट्स को पावर देके गई, और अलग आई थिंक छुपे हुए वे से रूल करते रहे काफी टाइम तक। आई थिंक एक रिसर्च बहुत डिटेल में है। तो सर ये मेरा मेरा मत है सर कि 1947 में हमको करना ये चाहिए था कि वी शुड हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इंडियनाइजिंग आवर सिस्टम, गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है। और वहां से शुरू होके आई थिंक टेंटिकल्स वुड हैव बीन ऑल ओवर, लाइक द वे वी थिंक, द वे वी ड्रेस अप। ऐसा हुआ नहीं। तो जो लोग शायद आए उनकी इंटेंशन ये नहीं थी, और उन्होंने सोचा कि नहीं यार, दिस द वे ब्रिटिश कंट्रोल्ड अस वाज अ वेरी गुड वे टू कंट्रोल। सो उन्होंने फिर फॉल्ट लाइंस को भी वैसे का वैसे शायद बढ़ने दिया, एंड हमको इंडियनाइज होने नहीं दिया। आई थिंक नेताजी सुभाष चंद्र बोस couldn't come back, and he couldn't be the prime minister। अगर वो होते तो आई थिंक ही हैड दिस प्लान। उनके स्पीचेस ऐसे हैं कि इंडिया एज अ सिविलाइजेशन बहुत महान था, और हर सिविलाइजेशन का जब पीक आता है तो फिर वो नीचे भी जाएगी। तो आई थिंक हम नीचे वाले पाथ से गुजर रहे हैं, लेकिन हम फिर बाउंस करेंगे। तो ये एक माइंडसेट बताता है कि हम महान थे और यहाँ से हम नीचे गए, और फिर से वापस से महान बनना है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि ये द वेरी नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हैज बीन लाइक दिस, बिकॉज इस पे किसी का ध्यान नहीं किया, और जिसने भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की, आई थिंक वह साइड लाइन आई थिंक बहुत लोगों ने की भी नहीं होगी, आई डाउट दैट। लेकिन जिन्होंने भी अगर सोचा होगा तो सिस्टम इतना रिजिड है। और मुझे सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जो सो कॉल्ड आयरन या स्टील फ्रेमवर्क कहते हैं। इट इज नॉट अ स्टील फ्रेमवर्क, ये एक बहुत बेकार फ्रेमवर्क था, ये सड़ चुका है अंदर से। All these babus sitting in all prestigious, powerful position is like, I'm very sorry to say this, sir, but all they know is to abuse power, majority of them। और उनको कोई क्वेश्चन नहीं करता। आई थिंक सर हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं कि कांग्रेस ऐसी और बीजेपी ऐसी। पॉलिटिशियन की क्या लिमिटेशन है सर? पॉलिटिशियन तो यही करते हैं। अब अभी पावर में आए, इतने इतनी ज्यादा हमने अपना घिस चुके हैं कि अब पावर में आने के बाद थोड़े मजे करेंगे, और फिर कुछ समय के बाद फिर वापस से पावर ग्रैब करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो नीचे जो बैठे बाबू लोग हैं, जो कि शायद इनको एडवाइस करते हैं कि सर आप ये करिए तो ये बहुत अच्छा होगा, आप ये करिए तो ये बहुत अच्छा होगा, तो उनको हम कब सवाल पूछेंगे? और जो मजे ले रहे हैं शायद एवरी डिस्ट्रिक्ट प्राइम लोकेशन में इतने करोड़ ऑफ फंड जा रहे हैं उनको, उनकी देख रेख के लिए, और उनसे उतना रिटर्न नहीं आ रहा है। तो सर मेरा एक सजेशन है एकम सनातन भारत के लिए फॉर फ्यूचर, इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मलाई खाई जा रही है, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन से ड्यू है। आई थिंक ऐसा होना चाहिए सर कि एक एग्जाम पास करके ठाट में लाइफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मे बी अगर आप उसको निरस्त नहीं कर सकते पोजीशन को, तो आप ये करें कि
हर 2 साल में आप ये देखें कि उनकी नॉलेज की डेप्थ क्या है, और उस यूपीएससी को ये कहें कि आप एग्जाम्स लें उनके, और हर 2 साल में उनके मार्क्स पब्लिश करें ताकि पब्लिक आई में जाए कि कौन कितने पानी में है। और ऐसा तो नहीं कि बस मजे ही किए जा रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे, बिकॉज वी इस सर्विस which is actually putting so much of pressure on our exchequer has to be questioned. तो मेरा एक सजेशन है सर इस पे, आई थिंक ये बहुत ही डिटेल में मैंने बता दिया, आई थिंक मैनिफेस्टो में तो नहीं आएगा, बट आई थिंक इफ आई कैन पुट इट इन द साइकी ऑफ द एकम पीपल, दैट वुड बी माय अचीवमेंट। और आई थिंक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूंगा, आई थिंक कोई विंग कमांडर द्विवेदी हैं, जय हिंद सर आपको, अगर आप सुन रहे हैं तो आई थिंक हमें और सर्विसमैन चाहिए सर आपके जैसे, ताकि सर आई थिंक the very first thing Ekam should do when it should come to power on the topic of, or on the matter of defense, is immediately decommission the MiG planes। क्योंकि सर इसका ध्यान नहीं जा रहा, सब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ रही हैं और फिर भी हमारे वी आर लूजिंग वन वन पायलट आफ्टर अनदर। हमारे आर्म फोर्सेस में सर बहुत ही ब्रेव और चुनिंदा लोग हैं सर, और मुझे किसी ने ये चीज मुझे बताई कि नहीं, हमारी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है, इसीलिए आई थिंक जो हमारे फाइटर, जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे पायलट्स हैं, जो हमारे नेवी ऑफिसर्स हैं, वो बहुत ब्रेव हैं। दिस इज पार्शली ट्रू। मेरी सर ये ओपिनियन है कि ब्रेवरी इज इन आवर ब्लड। आप ट्रेनिंग से शीप को टाइगर नहीं बना सकते। आई थिंक ब्रेवरी इज इन आवर ब्लड, एंड व्हाट ट्रेनिंग डज इज इट फाइन ट्यून्स योर द वे यू एक्ट। तो वो विंग कमांडर अभिनंदन का जो की जो इमेजेस है, आई थिंक मेरे जहन में सर अभी भी फ्रेश है, और आई थिंक ही वाज अ बॉर्न सोल्जर। आई थिंक उसके अंदर, उसके ब्लड में ये चीज थी। तो हाउ कम, मतलब इतने ब्रेव और इतने स्किल्ड पायलट्स हम बिल्कुल खटारा प्लेन्स में लूज कर रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक, अब मतलब मुझे समझ नहीं आती सर ये कि कैसे हम इस पे कोई भी पार्टी इस पे फर्म डिसीजन नहीं लेती कि नहीं, कल से एक भी मिग हवा में नहीं जाएगा, विल डीकमीशन इट इमीडिएट इफेक्ट। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है सर, आई थिंक मैंने एक दो रेज कर दिए। और आई थिंक आप को होस्ट हैं एकम जी, और एकम सनातन भारत शायद आपका मुझे नाम दिख रहा है, हार्दिक जी। रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक माय माइंड। थैंक्स अ लॉट। I would thank him. I'm Wing Commander Divedi. I would thank you for having so much concerns. I will not take much time. In just 10 seconds, I'll tell. I have lost 6 course of mine in air crashes, including the pilot who was flying, General Bipin Rawat, was my dear friend and course mate. So आपके जो विचार हैं about the ability of our soldiers is absolutely right. We have we have such a great ह्यूमन रिसोर्स विद अस कि वो अनकंपेरेबल है। तो हमारे जो 21 पॉइंटर्स आएंगे जो हम कर रहे हैं, उसमें 1 पॉइंट इज दिस ऑल्सो, सो वी आर एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम। थैंक यू। राइट सर। और रवि जी, जो आप कहना चाह रहे थे, आई थिंक अगर जो इस मिलिट्री और मतलब एयरफोर्स से पहले जो आपका पॉइंट था, आई थिंक ब्रॉडली जो उसको अगर मेरे को एक वर्ड में समराइज करना हो तो आई थिंक दैट वुड बी अकाउंटेबिलिटी। तो हर लेवल पे अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को आई थिंक एकम सनातन भारत के लिए भी डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट कि अगर हम पावर में आते हैं तो जैसे ही हमारे पास इन सब चीज़ों का कंट्रोल आएगा तो वील इंश्योर दैट एट एवरी स्टेज आपको हर लेवल पे हर ऑफिसर पे हमारे पार्टी के चाहे कोई कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, सभी लोगों के लिए हम लोग एक अकाउंटेबिलिटी का एक जिसे कहते हैं स्केल जो है उसको हम मैनेज कर लेंगे, ताकि हर लेवल पे आपको जो सर्विस मिल रही है, जिस तरह से आपने कहा, अगर कोई यूपीएससी पास करके जो है कुछ काम कर रहा है देश के लिए, मतलब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर आप आईपीएस हो गया या कोई भी और इस तरह के जितने भी यूपीएससी के थ्रू जितने भी सिलेक्शंस होते हैं, या फॉर दैट मैटर स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन के थ्रू जो होते हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे जो पॉलिटिक्स में जो हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सपोर्टर्स हैं, सभी की आई थिंक एक अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो आपका ये पॉइंट बहुत ही अच्छा था। सो आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक सर मुझे 30 सेकंड और दें, आई थिंक एलैबोरेट ऑन दैट फर्दर। कि मैं सर आई बीन ऐसा कह सकते हैं, आई बी जस्ट ओपन एंड फ्रैंक कि मैंने सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया था सर, और
आई एम वेरी हैप्पी कि आई डिड नॉट ज्वाइन, क्योंकि प्रिपरेशन करते समय मुझे समझ में आ गया कि ये मतलब झूठ का पुलिंदा मुझे लेके जाना पड़ेगा वहां पर। और आई थिंक मेरी आत्मा मुझे झकझोर रही थी कि आई थिंक आई हैव बीन अ बिग सपोर्टर ऑफ नेताजी सुभाष बोस। उन्होंने लात मार दी आईसीएस को, और ये आईएएस उसी तरह से है। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर किसी के पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या वो खुद सर्विसेज में है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, आई एम ब्लेमिंग द पीपल हु आर अब्यूजिंग पावर। सर मैं आपको एक दो पॉइंट जल्दी से बताना चाह रहा था कि देखिए, जैसे मतलब इतनी डिरेंज्ड है हमारी ब्यूरोक्रेसी की थिंकिंग। मेरे कुछ फ्रेंड्स वर्क वेरी क्लोज विद ब्यूरोक्रेट्स एंड दे से लाइक दे हैव नो क्लू। ठीक है, आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट आपने पढ़ ली कि जॉन जैकस रोजू के ऊपर की थॉट से कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर हुआ, बट उसकी क्या एप्लीकेशन है आपकी कि किस टेक्नोलॉजी को चूज करना चाहिए फॉर गवर्नमेंट फंक्शनिंग। उसके लिए उनको एडवाइजर्स लगते हैं। तो देन फिर उस एडवाइजर और इनका कोऑर्डिनेशन आप कैसे करवा रहे हैं। मैं जैसे कुछ एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग सर, तो मुझे कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो टीचर्स थे, उनके कुछ एक्स स्टूडेंट ब्यूरोक्रेट्स बन चुके थे, तो वहां से वो इनपुट शेयर करते थे हमारे से, हमारे टीचर्स। तो ये बोलते थे कि 1971 में जब इंदिरा गांधी वाज मूविंग अहेड टू डीमिलिटराइज पाकिस्तान, उस टाइम पे बैटल ऑफ वाटरलू या कोई यूरोपियन हिस्ट्री का सर वो मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे आई थिंक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी को ह्यूमिलिएशन हुई थी और डीमिलिटराइज किया गया था, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू की नींव पड़ी थी, ऐसा ये वर्ल्ड हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट आता है। इसको बेसिस बना करके हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने इंदिरा गांधी को बोला कि ये केस स्टडी है मैडम, और ये आप जो करने जा रही हैं, दिस विल फर्दर क्रिएट अनदर वॉर, जस्ट लाइक वर्ल्ड वर्ल्ड की वर्ल्ड वॉर टू के सीड्स जो थे वर्ल्ड वॉर वन में ही पड़ गए थे। मेरा ये कहना है कि इनको कहाँ से ये आइडियाज आए, और क्योंकि वो इन्होंने वहां रट्टा मार के एग्जाम पास किया था, इसलिए दे थिंक कि नहीं वही विज्ञान यहाँ भी हम चेप देंगे और काम बन जाएगा भाई। पहले तो यूरोप में एक यूनिफॉर्मिटी है, वहाँ रेशियल ये थी सर, क्या आई थिंक राइवलरी थी, बट इतना रिलीजियस बिगटरी और फंडामेंटल लेवल पे पैथोलॉजिकल हेट्रेड फॉर ईच अदर नहीं थी। तो इसलिए वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता, बिकॉज यहाँ पे फंडामेंटल लेवल से बिगटरी एंड हेट्रेड शुरू होती है। अंकुश शर्मा लाइक बहुत बार वो मेरी माइंड बोल देते हैं, लाइक इज अ ब्रिलियंट ऑरेटर ऑलरेडी। तो वहां से सर, और दूसरी बात ये है कि जैसे यूरोपियन यूनियन में वो एग्जांपल आपको ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू आप क्लोज सर्कल्स में घूमेंगे तो वो बोलते ये पाए जाएंगे कि अभी कैसे नाउ हाउ हाउ कम यूरोप आफ्टर फाइटिंग सो मेनी वॉर्स आर टुगेदर फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो हम ऐसे ही कुछ यहाँ भी कर लेंगे। भाई नहीं कर सकते आप, इतने साल से करके कोशिश कर ली, इट्स नॉट हैपनिंग। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू बी फ्रेंडली विथ यू एट एनी कॉस्ट। आप 200 साल कर लेंगे, आप इट्स नॉट गोइंग टू बी, आई मीन, तो इसी यही है सर। आई थिंक दिस इज द बिट वेयर जहाँ पे ये लोग हैं वो उसमें पड़ जाते हैं कि नहीं, विल डू द इम्पॉसिबल। जहाँ पे बेसिक्स छोड़ के इम्पॉसिबल की तरफ भागते हैं, वो एक लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ने के लिए। आई थिंक उसमें हमारे पीएम साहब भी हैं, तो वी हैव टू गेट ओवर इट, अपने आप से बाहर निकलना पड़ेगा, सोसाइटी इन जनरल करना पड़ेगा। सर मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन शेयर करना चाहता हूँ। आई थिंक सोसाइटी बिल्डिंग में हम ब्लेम जरूर कर सकते हैं कि ये आइडियोलॉजी के लोग परेशान कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी के परेशान कर रहे हैं, बट एकम के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो जो उनकी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, उनको तो लेफ्टिस्ट परेशान नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे सामने वो एक्सपोज है। तो अब काम सर बच जाता है कि हम सोसाइटी बिल्डिंग में हम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मैं सर बस एक लास्ट चीज कहना चाहता हूँ कि हर मंगलवार को मैं एक दो स्कूल्स में आई थिंक सर मेरी कुछ सर्विसेज जा रही हैं, तो उस स्कूल्स में मैंने ये इंश्योर किया है कि वहाँ के बच्चे हर मंगलवार को रास्ते जब वो घर जाते हैं, स्कूल से घर जाने के रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता है, वो मैं इंश्योर करता हूँ कि ट्यूसडे को वो मंदिर जाकर प्रणाम करके आए, और उनको एक कोई रेवड़ी हो या कोई चॉकलेट हो, मैंने उसकी उसकी व्यवस्था की है कि ठीक है, लालच से ही सही बच्चे हैं, थोड़ा उनको खींचने के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट असल जो उसके पीछे मोटिव है कि वो मंगलवार को बचपन से ही आदत लगाई जाए कि वो धर्म के प्रति जुड़े, ताकि उनके अंदर अच्छे आचरण आए और एक सोसाइटी अच्छा समाज का निर्माण। थैंक्स अगेन। सो थैंक यू सो मच रवि जी। और मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको भी इसी तरह की काम जो है अपने लाइफ में करने चाहिए। आई रिट्वीट जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, सर आप प्लीज बोलें, फिर तरुण जी। सबको नमस्ते।
आप मेरी प्रोफाइल चेक करोगे तक मालूम पड़ेगा, मैं किसी पार्टी से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ अभी जो पावर में है उस पार्टी को। मेरे 3 सवाल हैं। एक अनुव्रत जी से है। उन्होंने कहा था कि लेफ्टिस्ट लोग ने बताया कि पहले कास्ट ऑपरेशन हुआ है, तो उसकी हिस्ट्री क्या है? कि मतलब रिसेंट चीज़ तो नहीं लगती मुझे कि कास्ट को लेके जो ऑपरेशन होता है। एंड 2 क्वेश्चन है पार्टी से रिलेटेड, कि आपकी पार्टी को ज़्यादा बुरी कौन-सी पार्टी लगती है, मतलब हिंदुओं के लिए, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, हमने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है, दोनों ही पार्टियों की सरकारें हमने देख ली हैं पिछले 70 सालों में। मैक्सिमम पीरियड कांग्रेस का रहा है, और बीजेपी के पास लगभग लगभग अब 15 साल का समय हो चुका है, अगर हम वाजपेयी सरकार को भी जोड़ लें तो। और कुछ हद तक जो है बीजेपी ने शुरुआत में थोड़े बहुत ऐसे काम किए होंगे जिनको देख के शायद सभी लोगों को ऐसा लगा कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है, और शायद यही रीजन रहा कि काफी सारे लोग उनके साथ जुड़े भी इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो दोनों पार्टियों का जो आज का सिचुएशन है, जो नजरिया है, वो बिल्कुल ही सेम है। एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह दोनों पार्टियां काम कर रही हैं। और अगर पहले कांग्रेस लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजीज अपना रही थी, तो बीजेपी ने उसका नाम बदलकर गांधीयन सोशलॉजी कर दिया है। और गांधी के बारे में जितना भी आप पढ़ेंगे उतना आप उनको ज्यादा अच्छे से जान जाएंगे, और उनकी क्या पॉलिटिक्स थी, किस तरह से उन्होंने जो है वादे किए थे देश के साथ, और किस तरह से उन वादों को जो है मिट्टी में मिला दिया था। वो खैर सभी के लिए मतलब एक हिस्ट्री का पॉइंट है, कभी भी कोई भी जाके देख सकता है किस तरह की चीजें हुई थी। तो देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हम तो दोनों को एक ही समझते हैं। उनमें दोनों की आइडियोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बीजेपी सिर्फ हिंदूवादी और हिंदुत्व की बात करती है जब उसको इलेक्शन में जाना होता है, और उसके बाद आप कोई भी उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन या उनके प्रेसिडेंट का इंटरव्यू देखेंगे तो क्लियर कट मना कर देते हैं कि हमारा हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। आप बकायदा, आप जैसे बता रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करते हैं, तो आई एम श्योर आपने नड्डा जी का रिसेंट इंटरव्यू भी देखा होगा, जहां पर उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया था कि भाई हिंदुत्व से हमारा कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका बकायदा इंटरव्यू है जहां पर उन्होंने क्लियर कट बोला है कि हम हिंदू को रेफरेंस जो करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो भी हम जो है किसी रिलीजन को लेके नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। तो देखिए, उनकी आइडियोलॉजी तो बहुत ही स्पष्ट है इस मामले में। उन्होंने अपने वक्तव्य बहुत ही क्लियर कट रखे हुए हैं। और फिलहाल तो जो है जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री जी का बयान भी था, जिसमें उन्होंने कहा कि आप मुसलमानों के लिए काम करिए, लेकिन जो है आप वोट की उम्मीद मत करिए। तो अब देखिए, इस इन सब बयानों से, इन सब वक्तव्यों से आप क्या समझते हैं, ये आपकी अपनी समझ है। हमारा ये मानना है कि दोनों जो है एक ही पथ पर चलते हैं। सिर्फ अपना नाम उन्होंने अलग अलग कर रखा है, और अपनी आइडियोलॉजीज जो है उसका नॉमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं उसको डिफरेंट रखा हुआ है। बाकी ब्रॉडली दोनों एक ही तरह के काम कर रहे हैं। जी। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब जैसे पार्टी तो अलग है, व्यक्ति और पार्टी सेम नहीं होती। आज मोदी है, कल मोदी नहीं रहेगा। आज बीजेपी है, बीजेपी तो कल भी रहेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्या कांग्रेस और बीजेपी को हिंदू हित या हिंदू अहित के लिए बराबर मानते हैं, कि दोनों बराबर ही अगेंस्ट है? देखिए, जिस तरह की पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि दोनों बराबरी के ही अगेंस्ट है। और बल्कि मैं तो एक स्टेप आगे जाके कहूंगा कि बीजेपी से जिस तरह की उम्मीदें थी, आप देखिए, एक आमतौर पे एक कानून होता है, यहाँ पे जितने कानून के जानकार हैं वो इस बात को जानते होंगे कि जो पुलिस वाला जो होता है, जो पुलिस की वर्दी पहना होता है, अगर वो कोई जुर्म करता है तो उसकी सजा जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल पर्सन। वो इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो समाज की सुरक्षा करे, लेकिन वो बिल्कुल उल्टा उसके काम कर रहा होता है। अब इसी चीज को आप अगर पॉलिटिक्स के नजरिए से देखेंगे तो बीजेपी ने जिस प्रकार से आम हिंदुओं को धोखा दिया, वो काफी सालों से इस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि हम हिंदुत्व के जो सेवियर हैं और हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, उनका ये लगातार जो है व्यू रहा है। तो और उसके बाद भी आज 9 साल जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हो गया है। आप देखिए, 4 काम जो है बीजेपी नहीं गिना सकती है कि उन्होंने हिंदूज के फेवर में किए हैं। उसके काउंटर में मैं आपको 10 ऐसे काम गिना सकता हूँ जो हमारी सभ्यता के, हमारे कल्चर के, हमारी हिस्ट्री के अगेंस्ट जो है पिछले 9 या 10 साल में हुए हैं। तो आप इसको देखिए कि इसको बोलते हैं कि मतलब आप क्लियर कट जो है किसी को धोखा दे रहे हैं।
आप जो है हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं पिछले 9 साल से। आप उनको ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आज आप मेरी टाइमलाइन में जाके देखिए, पीछे कर्नाटका में फ्री हिंदू टेम्पल्स के ऊपर कुछ बात हो रही थी, कोई वक्ता बोल रहे थे। तो कर्नाटका में ही दिसंबर 2021 में जो है जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बकायदा अनाउंसमेंट किया कि हम जो है हिंदू टेम्पल्स को फ्री करेंगे। 1 साल तक जो है, मतलब जब ये अनाउंसमेंट हुआ उसके 1 महीने 1.5 महीने तक तो खूब वाहवाही बटोरी गई, और जो है हर तरह से इसका प्रमोशन किया गया, सोशल मीडिया के थ्रू, नेशनल मीडिया के थ्रू। जब ये बात सभी लोगों के पास पहुंच गई, तब जो है इसको धीरे धीरे करके दबाया गया। और ठीक 1 साल के बाद, लगभग लगभग 15 महीने उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की, सब कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, हम इस चीज को नहीं कर सकते। और जब उन्होंने इस प्लान को शेल्व किया, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया, बहुत ही शांति से चुपचाप इस प्लान को जो है रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, और किसी को नहीं बताया गया। तो मैंने आज जो है वो पूरा, अगर आप मेरा ट्वीट देखेंगे सुबह का, तो उसमें वो बकायदा क्रोनोलॉजी के साथ बताया कि क्या हुआ है। और सेम चीज जो है आपको आज मध्य प्रदेश में होती नजर आ रही है। अप्रैल 24 को जो है शिवराज सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया था कि वो भी हिंदू टेम्पल्स को फ्री कर देंगे। अभी कुछ मीटिंग्स उन्होंने करी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि आगे आने वाले कुछ महीनों में वो भी इसी तरह से बोलेंगे कि हमने काफी कोशिश की, काफी प्रयास किए, लेकिन जो है हम इस चीज को कर नहीं पा रहे हैं, तो हम इस प्लान को शेल्व कर रहे हैं। तो इस तरह के जब आप धोखे देखते हैं, सीए को ले लीजिए आप जो है शाहीन बाग प्रोटेस्ट वगैरह देख लीजिए, या फिर जो है किसान आंदोलन देख लीजिए, जितने हमारे फार्म लॉज आए आप उनको देख लीजिए, हर चीज पे जो है सरकार ने यू टर्न लिया है। मेजर पॉलिसी डिसीजंस पे सरकार जो है टिक नहीं पा रही है। 370 जैसा कि अंकुर शर्मा जी ने बताया, उसको किस तरह से बैकडोर से वापस लाया गया। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को देखते हुए हमें तो यही लगता है कि उनका कहीं से भी जो है एक तरह से झुकाव जो है वो हिंदुओं और हिंदू संस्कृति के तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक अपनी आइडियोलॉजी की तरह काम करते हैं, जो कि जैसा कि उनका खुद का कहना है, गांधीयन सोशियोलॉजी है, जिसका मुझे लगता है कि भारत देश से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जी, मेरा आखिरी आखिरी सवाल ये था कि आप लोग पॉलिटिक्स में सीधे क्यों आए, या आप लोग पॉलिटिक्स में आने से पहले आप लोगों ने कुछ, जैसे कुछ और लोग कोशिश करते हैं, जैसे आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम मालूम होगा, जैसे अग्निवीर है एंड एक्सेट्रा, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं उनके बारे में, कि उन्होंने पहले ऑन द ग्राउंड कुछ काम किया, कि चाहे एकता के लिए, चाहे जो लोग धर्म जिन्होंने बदल लिया उन्हें वापस लाने के लिए, घर वापसी के लिए, या किसी और चीज के लिए, कि जिनके यहाँ यज्ञ नहीं हो सकता है उनके यहाँ यज्ञ करा करके उनको वापस लाने का। आपने ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया है? अगर नहीं किया तो आपने सीधा पॉलिटिक्स में आने का क्यों पहले डिसाइड किया, अदर मतलब ऑन द ग्राउंड जी, कोई और? मैं समझ गया आपकी बात। इस बात का जवाब मैं दूं, क्योंकि मैं एकजुट जी जी जम्मू से प्लीज। पिछले 5-7 साल से जुड़ा हूं, तो शायद मैं दे पाऊंगा अच्छी तरह से जवाब इसका। जी सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, देखिए, आपको अगर ये लगता है कि हम अचानक एक दिन हमने सोचा कि चलिए अब राजनीति में कूदते हैं, कोई चेंज लाना है, इनफैक्ट ऐसा भी अगर कोई सोचे तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। बट एकम सनातन दल जो भी बना है, इसके इतिहास में जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा किसी किताब के रूप में, तो पहले एकजुट जम्मू का नाम आएगा। देखिए, हमने ये जो अपनी यात्रा शुरू करी थी कुछ 2017 के एंड में, मतलब आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ एकजुट जम्मू। और 2018 में जब कठुआ रेप एंड मर्डर केस हुआ था, एलिजेड रेप एंड मर्डर रादर, तो उस समय अंकुर जी भी एक आम वकील की तरह काम करते थे, और PIL उनकी रोशनी स्कैम में तो लगी हुई थी, अच्छे काम कर रहे थे, फेमस हो रहे थे वो। उस समय हम कुछ 2-4-5 लोग जब बैठते थे और चर्चा करते थे कि ये किस तरह से जो कठुआ में हो रहा है वो केवल एक सिंपल एक एलिजेड रेप एंड मर्डर का किस्सा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी एक साजिश है, एक ग्लोबल हिंदू डेफेमेशन एक कैंपेन है। मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं किसी क्राइम को किसी के खिलाफ भी हो उसको बिलिटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इस केस में ऐसा क्या था कि IMF की चीफ ने भी ट्वीट किया, और हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने भी ट्वीट किया, और UN ने भी ट्वीट किया, और बॉलीवुड की जो गंदगी है वो तो ट्वीट करती ही है। और ऐसा कैसे एक नैरेटिव बनाया गया कि क्योंकि मैं उस जो 10 या 11 अप्रैल 2018 को जो जम्मू बंद हुआ था, बहुत फेमस, और जिसके बाद रात को अंकुर जी का इंटरव्यू हुआ था अर्नब गोस्वामी के साथ, और जो
लिटरली अर्नब गोस्वामी को जो पीटा था अंकुर जी ने, अगर आप लोगों को भी वो क्लिप चाहिए होगा तो क्लिप मेरे पास अभी भी आज भी पड़ा हुआ है। तो वो जो यात्रा हमारी शुरू हुई थी वहां से हुई थी। और हम पॉलिटिक्स में क्यों आए? हम पॉलिटिक्स से पहले हमने 3-4 साल एज अ एक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर होके, उस ट्रस्ट का भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ, रजिस्टर होके हमने काम शुरू किया था इस चीज़ के उजागर करने के लिए। उस समय तो 370 अभी हटा नहीं था। हमने 3 सेमिनार किए बड़े यहाँ पे। कभी जम्मू में कभी कोई सेमिनार नहीं हुए, कोई इंटेलेक्चुअल लेवल के प्रोग्राम्स नहीं हुए। आरएसएस का, बीजेपी का एक जेके स्टडी सर्कल है, उन्होंने छोटे मोटे किए होंगे अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, लेकिन उसको जिस लेवल पे जो होना था वो सबसे पहले हमने किया था। जम्मू में 3 बड़े प्रोग्राम हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े स्पीकर रेस्ट ऑफ इंडिया से आते थे, जो 370-35A का नैरेटिव हमने जो उठाया था। और उसके बाद जो आप देखिए, मैं आपको एक ओपनली आपको एक बिल्कुल एक पॉइंट दे रहा हूँ, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मोस्टली जो आप 9 PM डिबेट्स में जो लोग बोलते हैं, जो वर्बटिम वो यूज करते हैं, या अमित शाह साहब ने जो वर्बटिम यूज किया 370 को, जो एक जो स्पेशल स्टेटस को अलगाववाद से, सेपरेटिज्म से जोड़ा, और उससे प्रायर आप 3 साल में अंकुर जी के वीडियोस आप देख लीजिए यूट्यूब पे, वर्ड टू वर्ड वो चीजें उन्होंने पार्लियामेंट में यूज करी थी। ये हमारी पहली अचीवमेंट थी। इनफैक्ट इससे पहले अचीवमेंट ये थी कि अंकुर जी ने PAL रोशनी स्कैम की ऑलरेडी लगा रखी थी, जिसको लैंड जिहाद का हम लोगों ने नाम दिया, जिसके ऊपर ZTV पे एक प्रॉपर पूरी एक रिपोर्ट आई, जिसको बैकडोर से उसे भी बीजेपी दोबारा लाना चाहती थी। जबकि ये नैरेटिव ये बनाते हैं कि हमने अबॉलिश किया। हमने अबॉलिश नहीं किया, हमने आपके गले में हड्डी ऐसी फंसा दी कि आपको अबॉलिश करना पड़ा। ये हमारी अचीवमेंट है पॉलिटिक्स में आने से पहले। 370 जब हटा, जब बाइफर्केशन हुई स्टेट की, जम्मू कश्मीर एक यूटी बना, लद्दाख एक यूटी बना, तो उस वक्त हमको ये लगा कि ये बात जब पहले करते थे, और इनकी रेजोल्यूशंस भी हैं आरएसएस की, बीजेपी की, ये तो ट्राइफर्केशन की बात करते थे। तो इन्होंने ये क्या कर दिया कि हमें तो फिर वो स्टपनी लगा दी इन्होंने कश्मीर के साथ, क्योंकि उनको दुनिया को ये एक एग्जाम्पल देना है कि देखिए कश्मीर में सब ठीक है, और कश्मीर देखिए जी सेकुलरिज्म का कितना बड़ा एग्जाम्पल है, देखिए जम्मू का एक हिंदू बहुल इलाका भी जो कश्मीर के साथ है। हमने इनको ओपनली ऑन रिकॉर्ड चीज़ कही है, आपको कश्मीर को जो देना दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एकजुट में हम ये बात कहते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप हमको एज अ बफर क्यों यूज करते हो, एज अ डोरमैट क्यों यूज करते हो? आप रिसेंटली देख लो G20 का एग्जाम्पल। मीटिंग तो G20 की कश्मीर में हुई ना, जबकि जो नेशनलिज्म की सारी धारा है वो तो यहां बहती है। तो केवल ऐसा नहीं है कि वन डे वी डिसाइडेड कि हम अब पॉलिटिक्स में आएंगे। 370 के मसले पे हमने डिलीवर किया, हमने वो नैरेटिव बिल्डअप किया, हमने वो सारी चीजें, ठीक है, हम उनको क्रेडिट देते हैं, और हमने उसका वेलकम भी किया था उस वक्त जब उन्होंने 370-35 से हटाया था। वी वर द ओनली ग्रुप हु वेलकम्ड इट। J&K में ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे वो जम्मू बेस्ड थी या बीजेपी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो उन्होंने तो काम किया था, कोई लोकल रीजनल कश्मीर बेस्ड किसी ने भी उसका खुले दिल से वेलकम नहीं किया। उस चीज में हमने कंट्रीब्यूट किया। रोशनी स्कैम, लैंड जिहाद, दुनिया में एक मात्र ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ जो लेजिस्लेटिव जिहाद का एक, जहाँ आप जमीनों पे कब्जा करते हैं और उसको आप एक कानून का एक जामा पहनाते हैं। आप जस्टिफाई करते हैं कि आपने ये जमीन का टुकड़ा, आपने सरकारी जमीन का टुकड़ा, इसके ऊपर आपने कब्जा कर लिया, और हम आपको एक वे आउट देंगे कि आप वो जमीन अब आपकी होगी। जबकि वो एक डेमोग्राफी चेंज करने का एक तरीका था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। माइनॉरिटी का जो केस इन्होंने लड़ा, और वहां से सुप्रीम कोर्ट से ये जो ऑर्डर लाए हैं कि स्टेट को इन्होंने ये बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करिए, क्योंकि माइनॉरिटी यहाँ पे मुस्लिम नहीं है, वो मेजॉरिटी हैं। जो माइनॉरिटीज हैं उनको उनके हक दीजिए, आज भी नहीं दे रहे, सारी स्कीमें उनको जा रही हैं। 14 फरवरी का ऑर्डर, जहां महबूबा जी ने बिल्कुल सीधा अटैक किया था सिस्टम पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि अगर कोई कोर्ट्स बोलता है, कोई जज या आपको ये लिख के बोलता है कि ये जमीन पे किसी गुजर बकरवाल ने कब्जा कर रखा हुआ है, आप उसको छुड़ाने जाते हो, गुजर बकरवाल मीनिंग की ट्राइबल्स मुस्लिम्स, तो कोई SSP DM उसको ऑर्डर को नहीं मानेगा। अगर आपको जाना पड़ेगा तो आपको मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी, या जो ट्राइबल मिनिस्टर है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को उजागर किया। और प्राइमरीली जब
370 हटने के बाद हमें जिसकी उम्मीद थी कि ये जम्मू को अलग करेंगे, नहीं किया, तब हमने ये डिसीजन लिया कि हमें अब एक सेपरेट जम्मू स्टेट के लिए पॉलिटिकली हमको ये प्लंज लेना पड़ेगा। और उसके बाद 370 हटने के बाद जो अंकुर जी ने बहुत बार बताया कि जो इनको 10 स्टेप आगे लेने चाहिए थे उसको इंप्लीमेंट करें, इन्होंने 100 स्टेप बैकवर्ड ले लिए, बैकडोर से उसको लाए। डोमिसाइल बाय वे ऑफ नेचुरलाइजेशन आपको 11 साल में भारत की नागरिकता मिलती है, यहाँ आपको जम्मू कश्मीर की सिटीजनशिप के लिए आपको 15 साल वेट करना पड़ेगा। तो आप तो बैकडोर से 35 ये ले आए ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम पॉलिटिक्स में, हमें लगा कि अब जो हमें ये लगता था कि हमारे एक्टिविज्म से या और हमारी फीडबैक से ये लोग डिसीजन लेंगे और काम कर लेंगे। जब इन्होंने बिल्कुल उसको उल्टा चलना शुरू कर दिया तो हमको ये पॉलिटिक्स में। दूसरी चीज जो आप जो पहला सवाल पूछ रहे थे कांग्रेस और बीजेपी का, मैं इनफैक्ट अगर आप अपने सवाल को रिफ्रेश करके पूछेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा कि इन दोनों में बीजेपी और कांग्रेस में रिश्ता क्या है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, ये दे बोथ आर कॉलोनियल कजन्स, दे बोथ आर कॉलोनियल कजन्स, इनका कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं हार्दिक जी और आपके से जो कोवर्स है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप किसी दिन अंकुर जी से रिक्वेस्ट करिए कि वो एक स्पेस आप ऑर्गेनाइज करिए और उसमें वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला पे डिस्कस करिए। फिर आपको पता चलेगा कि क्या सेल आउट हो रहा था उस वक्त वाजपेयी जी के टाइम में। ये तो अच्छा हुआ कि 2004 का वो चुनाव हार गए, और इनफैक्ट ये हुआ कि जब मनमोहन सिंह भी उस वाजपेयी फार्मूला पे जाने के लिए साइन करने के लिए रेडी थे, 2006 में मुशर्रफ बाहर हो गया। अदरवाइज यहां तो जो LOC was made permanent border, I think. नहीं, LOC तो बहुत दूर है। चिनाब वुड हैव बीन डिवाइडिंग लाइन काइंड ऑफ चिनाब कॉम्प्रोमाइज। हाँ, और दैट वुड हैव, और वो जो उसको जो देखो ना, महबूबा क्या बात करती है, सेल्फ रूल की बात करती है ना, मतलब पोरस बॉर्डर, कॉमन करेंसी, मतलब सॉवरेनिटी विद इन सॉवरेनिटी, ये कैसे पॉसिबल है? अश्विनी जी, वो तो 35A में तो था ही कि मतलब कि हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी बहनें हैं जी, if they get married outside J&K state, they will lose the citizenship rights, property rights to their father, right? बिल्कुल Okay, ये तो 35A में clear था, you know. बिल्कुल। And if any Kashmiri Muslim or any J&K citizen, for as a matter of fact, not for Muslim, if they marry a Pakistani citizen, they will get the citizenship right, and they will inherit the claims to the title and properties. यासिन वली की बीवी को वो क्लेम मिलता है, exactly. सज्जाद लोन की बीवी को वो क्लेम मिलता है। तो मैं इनको जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये केवल इतने में नहीं है कि मतलब ये दोनों सेम है कि क्या है, जो इसके पीछे जो सारी शैतानी है जो है वो उसको समझने की जरूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी दिन अंकुर जी से आप स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करिए कि हम आज वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला पे डिस्कस करेंगे, और फिर आंखें खुलेंगी लोगों की कि कैसे इन्होंने एक सुपरा नेशनल असेंबली बना के यहाँ पे और एक फेट कंप्लाई करके इन्होंने 40, 45, 50 साल में बोला था कि अब क्या कर सकते हैं। देखिए जी, 9 प्रोविंस होंगे J&K में, उसमें से 7 तो मुस्लिम बहुल हैं, केवल 2 ही हिंदू बहुल हैं। तो क्यों न आप तो एक जो फेट कंप्लाई ये है कि ये इस एरिया को आप या तो ऑटोनमस कर दो या पाकिस्तान के साथ जाने दो। मैं आपको उसके ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से बता नहीं सकता, और मैं बताने की कोशिश भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं इतना सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ। I also come from Jammu and Kashmir. I am from Kathua district, same district as Ankur ji, plains areas है। I retweet मैं आपका जवाब दूंगा। बहुत लोग पूछते हैं हम बीजेपी को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं और कांग्रेस को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते। आई एम ए 3 times बीजेपी वोटर। मैं थोड़ा यंग हूँ, ठीक है, पर मेरे को जितने अपॉर्चुनिटीज मिले, आई एम इन माई लाइफ नॉट गोइंग टू वोट फॉर लेफ्टिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, और दे आर नॉट इवन वर्दी ऑफ क्रिटिसिज्म। उनका फंडा बहुत क्लियर है। जिनकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने गौ हत्या करवा दी हो अपने स्टेट डायरेक्टोरियल ऑर्डर्स पे, और जिनके प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने स्टेट इंस्टीट्यूशन यूज करके पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट राइट्स किए हों, आई एम नेवर गोइंग टू वोट फॉर देम एंड दे आर नॉट इवन वर्दी ऑफ माई टाइम फॉर क्रिटिसिज्म। और रही आप और बाकी लेफ्टिस्ट पार्टी की, तो उनकी तो क्या ही बात करें। एक आदमी की सरकार की आधी कैबिनेट जेल में है और दूसरे आदमी को तो he is an alcoholic, we know, we should not be speaking, everybody knows कि उसका क्या ही स्टेचर है, it's a temporary passing। Why do we criticize BJP specifically is that ये जो पार्टीज हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, यही पार्टीज हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं मांगती हैं।
ये पार्टी एक हिंदू कॉज के लिए वोट नहीं मांगती है, बट बीजेपी डज दैट एवरी टाइम। बीजेपी इज इन ऑपोजिशन। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र इलेक्शन में देख लीजिए, आप अभी कर्नाटका जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे आप देख लीजिए इनका टोन कितना डिफरेंट होगा। दे विल आस्क, इवन इन जम्मू, आई टेल यू, आई विल स्पेसिफिकली टेक द एग्जांपल ऑफ जम्मू। जब 2011 का जो सेंसस था, जो अंकुर जी ने भी आज उठाया था पॉइंट कि 2011 का सेंसस कंप्लीटली फ्रॉड था, इवन बीजेपी लीडर्स यूज्ड टू से कि 2011 का सेंसस फ्रॉड था। उनका इलेक्शन का बेस ही यही था कि 2011 का सेंसस फ्रॉड था, रोशनी एक्ट था, कश्मीर से डिस्क्रिमिनेशन था। आप पूछिए बीजेपी से, हाउ मेनी सीट्स डिड दे विन फ्रॉम कश्मीर रीजन और हाउ मेनी सीट्स डिड दे विन फ्रॉम लद्दाख? नॉट ए सिंगल सीट, सिंगल असेंबली सीट दे डिडंट विन फ्रॉम कश्मीर रीजन। आज गडकरी जी श्रीनगर में जाके ताजमहल भी बनवा देना, दे विल नॉट विन ए 3 सीट्स, 3 असेंबली सीट्स नहीं जीत पाएंगे कश्मीर में, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर में। दे कैन नॉट विन 3 सीट्स। All their seats will come from Jammu region, the plains of the Hindu-dominated Jammu region, and some of them from Rajouri or Poonch, which are little bit Muslim-dominated. नहीं, All their seats will थ्री come from सीट्स them. कहाँ They जी? will. एक सीट नहीं जीत पाएंगे। 3 सीट तो हाँ बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, एक नहीं जीत पाएंगे। हाँ, नहीं पता चलना चाहिए सबको। और जब ये पूरा यहाँ पे नूरा कुश्ती चल रही है इनकी, तो आपको पता है ना, अभी जो लद्दाख के जो लोकल हिल काउंसिल के इलेक्शन थे, लद्दाख या कारगिल, मुझे They are not happy. They are not happy. Ladakhis are not happy. नहीं, आप सुनिए ना, उसमें एनसी और बीजेपी का गठबंधन था अभी भी 2 साल पहले तक। अरे सर, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इनको बाहर वालों को पता चलना चाहिए ना जम्मू में क्या हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, 2011 के सेंसस में आप जाइए लोकल जेएंड के न्यूज़पेपर, आप सिर्फ गूगल पे सिंपल सर्च कर लीजिए 2011 जेएंड के सेंसस फ्रॉड, आपको पूरा नंबर से पता चलेगा उसमें क्या रीजन था कि 2001 सेंसस में हमेशा जो है कश्मीर प्रोविंस का पॉपुलेशन ज्यादा दिखाया जाता था। जब 2004 का इलेक्शन हुआ था, तो 2004 के इलेक्शन में इलेक्ट्रिकल रोल्स में जम्मू के जो वोटर लिस्ट में नंबर जो आए थे जम्मू प्रोविंस के, वो ज्यादा आए थे, कश्मीर के कम आए थे। एंड व्हेन दैट हैपेंड, the Kashmir centric parties, the Islamist parties, they literally lost all their footing, including Congress, NC, PDP, every party. And in 2011 census was so heavily fudged कि 20-25% से ज्यादा कश्मीर प्रोविंस का पॉपुलेशन बढ़ाया गया था और जम्मू का ग्रोथ रेट बहुत कम दिखाया गया था। After the Article 370 and 335A was abolished, अब मेरे को बताइए, बीजेपी ने वोटिंग राइट्स दिए जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के हिंदू माइग्रेंट्स थे, जिनको 1971 के बाद जब वोटिंग राइट्स ही नहीं थे। All the Hindu migrants who have come from Pakistan occupied Kashmir, they did not have voting rights. This government gave them voting rights. Not only that, this government even gave voting rights to the lower caste, scheduled caste who had migrated from Punjab on the insistence of Sheikh Abdullah and Farooq Abdullah. They were staying in J&K for 2 or 3 generations, but they did not have voting rights. This was completely under Islamist rule. After doing this, you know, the BJP did a delimitation on the basis of 2011 census. कोई तुक्का इस बात का? If you cannot conduct a census in 2021 or 2022 due to COVID, we understand that's a limitation. आपने नया पार्लियामेंट बना दिया, tell me, कोई एक स्टेट बता दीजिए, tell me, if you do a census without delimitation, will Tamil Nadu accept it? Will Bengal accept it? Will Maharashtra accept it? Will Karnataka accept it? आज आप delimitation कर दीजिए without census, the whole of the country will burn, and you compromise your own voting रीजन, जहां से आपको सारी लोकसभा की सीट्स मिलती हैं, जहां से आपकी बीजेपी जम्मू की जो आइडेंटिटी की पूरी बीजेपी जेएंडके की आइडेंटिटी जम्मू के 4-5 डिस्ट्रिक्ट से बनती है, जहां से आपका कोर वोटर्स आता है, आपने उन्हीं को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया। आपने डेमोक्रेसी का जो बेसिक फंडामेंटल है, वोटिंग का जो राइट है, वही कॉम्प्रोमाइज करके आपने फिर से कश्मीर का सुपरमेसी बनाना है। एंड ऑल यू हैव टू गो फॉर एज ए पॉलिटिकल अलायंस। वी शुड बी आस्किंग फॉर आवर सेपरेट स्टेट, और हमारा जो डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट है, इट इज नॉट ए अनरीजनेबल डिमांड। Indian constitution completely says the entire reorganization of states have been done on linguistic basis. If anyone knows the difference between Jammu and Kashmir, they will know how different our cultures. Not only our language is different, but our culture, marriages, food, traditions, everything is fundamentally very different, and there is no integration. And I'm telling you, this is related to delimitation of assembly seats. Lok Sabha seats, what have they done? They have combined one Jammu-centric region with a Kashmir-centric region. One of the heavily militant region of Anantnag,
probably any military commander will tell you कि अनंतनाग किस लेवल पे मिलिटराइज्ड है, कि आज भी वहां पे कहते हैं कि मिलिटेंट्स इस लेवल पे है कि दे माइट नॉट हैव गन्स इन देयर हैंड, रोज लोग मरते नहीं होंगे, बट देर आइडियोलॉजिकली सुप्रीम फार राइट हार्डकोर इस्लामिस्ट, दे आर हार्डकोर एंटी नेशनल स्टिंग। और उसको इन्होंने जम्मू के पुंछ सीट से कंबाइन कर दिया लोकसभा में। Do you think a Kashmiri speaking representative will work for the, in favor of the people, will fulfill the aspiration of the people of Jammu? And despite knowing this, if BJP is doing that and they say ki they want our, unflinching support, ki I keep on voting for them without any questions repetitively, what is the basis? What is the basis? Then you can do anything. तो फिर आपको इलेक्शन ही क्यों करवाने, आप इलेक्शन पे मत करवाइए। एंड यू फॉर गॉड सेक 300 एमपी हैं आपके पास, यू हैव 300 एमपीज, एक आदमी का गला काट दिया राजस्थान में। यू हैव ए कांग्रेस गवर्नमेंट, एवरीबडी नोज कांग्रेस गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, एवरीबडी नोज कांग्रेस गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। वी हैव नो होप्स फ्रॉम देम। 300 एमपी में से एक एमपी 10 मिनट तक पार्लियामेंट में बोल नहीं सकता। 23 एमपीज हैं बीजेपी के राजस्थान से, एक एमपी ने कुछ एक लाइन तक नहीं बोली। बंगाल इलेक्शंस में कितने लोग इमाइग्रेशन हुए आफ्टर प्रोबेबली कश्मीरी पंडित जेनोसाइड एंड इमाइग्रेशन, प्रोबेबली बंगाल इलेक्शंस के बाद जो वायलेंस हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल मोर देन 1 लाख पीपल हैव इमाइग्रेटेड टू असम। एक भी स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ आज तक लोकसभा में, and not a single question is asked. If we ask these questions, we are told, if I ask a question about, how can a delimitation be conducted on a first census process, so all the people from BJP party will say you are setting a narrative. I am not setting a narrative. It's a fact कि किस लेवल तक आप कॉम्प्रोमाइज करोगे हिंदुओं के नाम पे वोट मांग के, कौन सी लिमिट है जो आप क्रॉस करोगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई रिपीट जी, बताइए कुछ आप बोलना चाह रहे थे। हाँ, मैं बोल रहा था कि मुझे पता है अच्छे से कि व्यक्ति और पार्टी दोनों की मतलब क्या खामियां हैं। मैं कभी बीजेपी को 100 नंबर नहीं देता, ना मोदी को 100 नंबर देता हूँ। मोदी जी ने 2015 या 17 में करीब करीब कहा था, तब से मतलब सबसे बुरी बात मेरे को वही लगी थी कि जब उन्होंने वो किया था कि काउ विजिलेंटे लोग वो है, कानून को अपने हाथ में लेते हैं जो, वो उनको ऐसा नहीं लेना चाहिए गाय माता के नाम पे। तो अब अश्विनी जी ने बोल रहे थे कि हम एकजुट जम्मू वाले से बात मतलब पार्टी से हैं हम लोग। मैंने सर्च किया, मैंने अश्विनी जी ये पूछा था कि आप लोग पॉलिटिक्स में आने के पहले अपने ग्राउंड पे कुछ किया है कि नहीं किया। आपको थोड़ा बुरा लग सकता है मेरा ऐसा क्वेश्चन करने से, क्योंकि मैं दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन नई पार्टी आप हो एंड आपको भी पता है कि आपके जितने भी सपोर्टर हैं या आएंगे फ्यूचर के भी, वो आपको उम्मीद वही है कि आपको आएंगे तो जो करेंटली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वहीं से आएंगे, कोई आम आदमी पार्टी वाले सपोर्ट वोटर या सपोर्टर या कांग्रेस के वोटर या सपोर्टर आपको तो नहीं मिलने वाले। तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपने एक एग्जांपल दिया जम्मू का कि आर्टिकल 370 के संदर्भ में या 35A के संदर्भ में कि आप 35A को वापस से बैकडोर से ला दिया गया। मैं कह रहा हूँ इंडिया मतलब होल इंडिया के हिसाब से क्या मतलब कंट्री के लिए या स्टेट के लिए या फिर मतलब हिंदू ग्रुप के लिए आपने क्या कर दिया ऑन द ग्राउंड। देखिए, पहली बात तो ये कि क्या आप ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे एक वामपंथी मॉडल को लेकर के कोई आंदोलन खड़ा करके पार्टी खड़ा करे तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमें चूंकि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए था, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा पॉलिटिकल होगा। ग्राउंड में कितने भी आप रैली कर लें, कितना पोस्टर कर लें, वो नहीं रिजल्ट देगा। दूसरी बात, ये जो आपकी सोच है कहीं ना कहीं ये आरएसएस की सोच से जन्मी है, क्योंकि मैंने भी बचपन में आरएसएस की शाखाएं अटेंड की। मुझे पता है कि वहां पर अगर आईआईटी का कोई इंजीनियर भी जाएगा तो भी वो उससे वही एक्सपेक्ट करेंगे कि पहले वो झाड़ू लगाए, फिर वो खाना बांटे और उसके बाद वो धीरे धीरे, उनकी सोच है। तो ये आप वो सोच से आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो लोग आए हैं, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। 21 साल से मैंने क्या किया है हिंदुत्व के लिए और देश के लिए, अगर मैं बताने बैठूं तो शायद 24 घंटे का स्पेस भी कम पड़ेगा। 400 जिहादियों की भीड़ को कंट्रोल किया है मैंने, हजारों करोड़ के इक्विपमेंट जिहादियों के बीच से निकाला है। 3 किलोमीटर की हाइट में भी बर्फ से पार्थिव शिवलिंग बना करके हमने उसमें पूजा की है शिवरात्रि के दिन। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और जिन लोगों ने ग्राउंड में किया है काम वही हमसे जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े संगठन हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, गौ सेवक है जो हमसे जुड़ रहे हैं, साधु संत हमसे जुड़ रहे हैं, हिंदू हितों की आवाज उठाने वाले जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े लोगों ने धर्म परिवर्तन कराए, लोगों की घर वापसी कराई है। हमारे साथ जुड़े लोगों को लाइफ थ्रेट्स मिलती हैं क्योंकि वो ग्राउंड में काम कर रहे हैं। अब या तो आप इस विचार से
प्रभावित हैं कि पहले हम वामपंथियों की तरह उसका प्रचार करें और तब हम आए, या तो फिर आप संघ की उस विचारधारा से थोड़ा सा प्रभावित हैं जो ये कहती है कि नहीं, जो भी आ रहा है उसके कुछ भी अचीवमेंट हो, पहले 1-2 साल उसको नीचे लेवल पे काम करके रगड़ो। नहीं, अभी समय नहीं है, ये सनातन का आखिरी पॉलिटिकल युद्ध है, अभी समय नहीं है, परिस्थितियां उतनी गंभीर हैं और हमको चाहिए सॉल्यूशन, हमको दिखावा नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन हमेशा ऊपर से आएगा। और जैसे अंकुर जी ने आपको समझाया कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और इस बारे में और भी ज्यादा डिस्कशन होगा कभी अगले किसी स्पेस में। लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो सब वैसे ही हैं जिन्होंने हिंदू सनातन के लिए कुछ ना कुछ किया है। अब आप ब्रांडिंग चाहे पर्सनल ब्रांडिंग करके आए तो वो एक गिमिक है, और उस गिमिक में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन चाहिए, सनातन के लिए कार्य करना है। इतना ही कहना चाहूंगा। 10 सेकंड सिर्फ जोड़ दूंगा इसी बात में जो विंग कमांडर साहब ने कहा। देखिए आई रिट्वीट जी, अभी हमारे पास समय नहीं है हम कि अगर आप हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम राहुल गांधी जी की तरह भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, वो ना हमारे पास समय है ना हम उसमें इंटरेस्टेड है। आपको इस चीज का एक मापदंड देना, कोई टेस्ट करना, तो इतने लोग जो स्पेस में जुड़े हैं और अंकुर जी की बात कर रहे हैं और एकम सनातन की बात कर रहे हैं जिसकी उत्पत्ति एकजुट जम्मू से ही हुई है, तो ये अपने आप में एक टेस्टिमनी है कि जो काम यहाँ पे हम लोग कर रहे थे और हम ग्राउंड पे ही कर रहे थे, तौर पे भी लड़ रहे थे, गिरफ्तारियां भी हमने यहाँ पे दी अपनी चीजों को लेके, और उसी की एक जो रिफ्लेक्शन है वो हमें नहीं पता था कि रेस्ट ऑफ इंडिया में जो भारत में उसका एक इतना प्रभाव पड़ रहा है। ये उसी प्रभाव का असर है कि आज ये जो है कि एक बड़ा एकम सनातन भारत दल बन रहा है, और वही अपने आप में एक टेस्टिमनी है कि जो हम काम कर रहे थे उसको लोग एक्नॉलेज कर रहे थे। तो आई थिंक यू वुड अंडरस्टैंड कि अब वैसा नहीं हो सकता अगर आप बोलें कि जैसा विंग कमांडर साहब ने बोला कि जंतर मंतर में बैठ जाएं, रामलीला मैदान में बैठ जाएं और वहाँ पे हम भूख हड़ताल कर लें या राहुल गांधी की तरह यात्रा निकाल लें, तो वैसा तो नहीं है। तो अगर मुझे लगता है जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया पिछले 4-5 साल से, ये उसी का नतीजा है कि आज हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। धन्यवाद जी। विंग कमांडर जी की बात से मैं समझ गया, उनके बात से मैं ना मतलब ना लेफ्ट से आता हूँ ना आरएसएस से आता हूँ, ना मैंने कहा मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना मैं कभी आरएसएस का मेंबर था या हूँ करेंटली भी। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था कि आपकी क्रेडिबिलिटी उससे बढ़ती है एंड वोट ज्यादा पड़ने के चांस होते हैं। वह जेन्युइन क्वेश्चन वो था उसके लिए, क्योंकि अभी आपका जो ओपिनियन है, मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, ये मेरे कुछ जानकार दोस्त लोग हैं जिन्होंने आपके बारे पार्टी के बारे में सुना है। अभी आपका मतलब यही, हमारे परसेप्शन यही है कि आप या तो कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा या तो आप वोट काटोगे, बट वोट काटना भी वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, ये मतलब हमारे सोच है। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप पहले कुछ ग्राउंड पे करके आओगे, एक बैकग्राउंड रहेगा आपका, तो आपको वोट पड़ना या एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग रहेगा तो आपको कुछ सक्सेस मिल सकता है। आपकी बात ठीक है, हमने आपकी बात समझ ली और हमने आई थिंक काफी डिटेल में उसका जवाब भी दे दिया। ग्राउंड पे जो काम हुए अश्विनी जी ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इवन बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी, एकजुट जम्मू के बनने से पहले भी क्या क्या काम हुए वो भी उन्होंने बता दिया। और देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम वोट काटने के लिए आते हैं या हमारा कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है, उनके लिए उनकी समझ, जैसे वो समझना चाहते हैं वैसे वो समझ सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह से जो है बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जो हमारे मेन सनातनियों के जो इश्यूज हैं उन पे जिस तरह से धोखा दिया है, हमें पूरा यकीन है कि अगर हम उनके सभी चीज़ों को लेके जनता के सामने जाएंगे तो हमें भरपूर सहयोग मिलेगा जनता का। तो मैं इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। आगे बढ़ते हुए आई वुड रिक्वेस्ट, आई थिंक विक्रम जी पहले बोलेंगे, फिर एक लास्ट क्वेश्चन और तरुण एक लास्ट तरुण जी आई थिंक तरुण जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। जी, थैंक यू। मुझे जो मेरा अपना सोच है या मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये लगता है कि ये सारा का सारा एक वॉर ऑफ सिविलाइजेशन ही चल रहा है अब्राहमिक अकॉर्ड के थ्रू। जो जिस ढंग से इन्फिल्ट्रेशन हो के जो हिंदू जो विंग्स हैं उनको कैसे कैसे धीरे धीरे काटा जा रहा है। जो शंकराचार्य हैं वो भी ये भी बताते हैं कि कैसे आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर नकली शंकराचार्य भी बनाए। तो ये हर जगह के ऊपर जहाँ से हिंदू उग्र होके बाहर आ सकता है, इन्होंने एक पैसिफिस्ट वहाँ पे फिल्टर लगा दिए। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती तो ये श्योर शॉट था कि अब हिंदू बॉयल करके सड़क के ऊपर आ जाएगा। एक पॉइंट आ जाता है कि जहाँ वेर से कि यू कैन टेक इट एनी मोर। पर वहां पे ये
बीजेपी का आना हुआ, और ये हिंदुओं की फेवर में बात करते करते ये सारा काम उल्टा करने लग गई हिंदुओं के लिए। इन्होंने हर सेक्शन, हर कम्युनिटी के अंदर एक्स्ट्रा डिवाइड्स क्रिएट करे जो डिवाइड्स थे भी नहीं। इन्होंने वो डिवाइड्स कम नहीं करे। अगर सीरियसली अगर ये अगर हिंदू थॉट के ऊपर चलती है, हिंदू सिविलाइजेशन या कल्चर को समझती है, उसकी केयर करती, तो ये जो डिवाइड्स और जो गैप्स थे ये उसको भरती। पर इसने भरे नहीं, इसने ये बढ़ाए हैं। तो जैसे 100 करोड़ जो हिंदू है, और जैसे हमारे आर्मी वाले हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल जो पावर है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि वी आर, बाय बर्थ वी आर मार्शल। जो वर्ल्ड वॉर के अंदर भी जो सिचुएशन, जहां जहां हिंदू, और जो मैं खुल के बोलूंगा, जहां जहां हिंदू आर्मी गई, जो जहां जहां इंडियन आर्मी गई, वहां वहां उनको विक्ट्री मिली। तो जैसे साड़ागढ़ी का युद्ध हुआ था, कितने थे? 21 थे, 10,000 लोगों को रोक के बैठ गए। वी हैव दैट पोटेंशियल एंड दे अंडरस्टैंड। ये बड़े साइंटिफिक सोच के साथ चलते हैं। तो क्या करा जाए कि 100 करोड़ जो है वो इतने डोमिनेट हो सकते हैं कि वो अभी भी सारा का सारा हिंदू राष्ट्र, या इवन चाइना तक कॉन्कर कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको सारे के सारे इसको मिनिमम कैजुअलिटी के हिसाब से, ताकि हिंदू इनको कैजुअलिटीज ना दे, किस ढंग से इसको ये ब्रेक करे और अपना एजेंडा इम्प्लीमेंट करे। यूएस बड़ा स्मार्ट स्टेट है। ये वोकिज्म को भी अगर प्रमोट कर रहा है, तो उसको पता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर देख रहा है, चल गया तो ठीक, नहीं तो ये बड़ी डायनामिक सोसाइटी, ये अपने आप को अंदर से फिर से किसी और चीज के ऊपर लगा लेगी और उसको ठीक भी कर लेगी। इनको कोई कल्चर से लेना देना नहीं है, इनकी कोई सिविलाइजेशन है नहीं है। 200 साल पुरानी कंट्री है। एंग्लो सैक्सन जो है ये भी 2000 साल ही पुराने हैं। तो सिविलाइजेशन है कौन सी एक जो आखिरी बची है? वो हमारी सिविलाइजेशन है। अगर इसको एक चैलेंज के रूप में देखा जाए, तो दिस इज द ओनली सिविलाइजेशन दे हैवंट बी एबल टू डोमिनेट और ब्रेक। इनको पता है कि ये सिविलाइजेशन को अगर छोड़ दिया तो ये रिवाइव करके वापस वो सारी अपने आप को वापस फैला लेगी। ये होना देना चाहते नहीं है ये। तो अब ये कांग्रेस भी इन्हीं का काम करती रही, बीजेपी भी इन्हीं का काम करती रही। अगर आरएसएस के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी भी अगर बयान देख लो, तो उनको कुछ नहीं पता उनको कि धर्म है क्या हमारा एक्चुअली। वो अपनी भारत माता को लेके, उनके नारे भी यही लगते हैं कि भारत माता की जय। और वो अगर उनकी शाखा में भी देख लो, तो कभी हर हर महादेव या जय श्री राम के नारे नहीं लगे। वो नारे इनका टॉप लीडर नहीं लगाते, वो नारे जो नीचे वाले हैं वो सारे लगा देते हैं, अज्यूमिंग कि ये हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व की बात अब होती भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं कर रही। तो धीरे धीरे ये ब्रेन वॉश कर 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 करके, स्लोली एंड स्टेडली, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या जो भी अब्राहमिक अकॉर्ड है, ये उसको अचीव करने के लिए तत्पर है। और जो सामने वालों ने बोल दिया कि 2047 तक वो अचीव कर देंगे, तो ये फैसिलिटेट करेंगे। ये क्या बोलता है कि हमारे को 25 साल और दे दो सरकार, तो 25 साल अगर इनको और दे दी सरकार, तो आ गया 2047, हो जाएगा वहां तक काम। दिस इज, ये ओपनली बोल चुके हैं। उन्होंने भी 2047 बोला है, ये भी 25 साल और की मांग रहे हैं सरकार। यही बोलते हैं ना मोदी की, 25 साल और दे दो हमारे को। अगर हमने दे दिया तो वो एजेंडा जो है वो लागू हो जाएगा। अब जो जॉर्ज सोरोस का इंटरव्यू की बात करते हैं, कि जॉर्ज सोरोस बोलता है कि हम बीजेपी को आने नहीं देना चाहते पावर के अंदर। कभी भी कोई शातिर आदमी ऐसी बात ओपनली बोल ही नहीं सकता। और ये हम, मतलब मासेस इतने बेवकूफ हो गए हैं कि उनको चोर की दाढ़ी में तिनका दिख ही नहीं रहा। अगर वो चाहता होता कुछ ऐसा करना, तो उसने कभी पब्लिकली बोलना ही नहीं था। और उसको हमारी मीडिया ने इतना ज्यादा चलाया, ताकि अगर कोई और पार्टी खड़ी हो भी रही हो 2024 से पहले भी, ये थोड़ा सा एस्टिमेट, तो ये बैठे हैं गवर्नेंस के अंदर, एजेंसीज इनके लिए काम करती हैं सारी की सारी, वो इनको आइडिया दे देती हैं कि इस टाइम पे कोई पार्टी खड़ी हो सकती है 24 से पहले, क्योंकि हिंदू बॉयल कर जाएगा। और जैसे ये एकम सनातन पार्टी खड़ी हो गई, तो हो सकता है कि ये जॉर्ज सोरोस का इंटरव्यू भी उस टाइम पे दिलवाया गया हो उससे, बोल के कि भैया तुम बोल दो, ताकि अब जो कुछ हिंदू हैं जो अभी भी समझ नहीं पा रहे, वो एकम जैसी पार्टी को ये समझे कि ये कांग्रेस की फंडेड है या सोरोस की फंडेड है, ताकि जो एक्चुअल पिक्चर है उनको दिखे ही ना। तो ये सारा जो, इतना सारा जो मिस्ट और फॉग क्रिएट करा गया है, ये इसीलिए करा गया है 2024 से पहले, कि एजेंडा अभी भी चलता रहे। अब जारी है, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर वोटर बढ़ता रहे, और टू एंड फ्रो गेम इनकी चलती रहे।
बट होपफुली मैसेज स्प्रेड होगा धीरे धीरे, होना तो जल्दी चाहिए, पर होपफुली ये, मुझे भी ऐसे ही लगता है, इसीलिए मैं भी इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। ये मेरे हिसाब से तो लास्ट ऑप्शन है। इस टाइम पे रोक लिया जाए तो रोक लिया जाए। वाई शुड वी लेट द नेक्स्ट जनरेशन सफर, जबकि हम ये बर्डन अपने कंधों पे लेने के लिए सक्षम है। तो हम अपना जितना जान लगा सकते हैं हमें लगाना चाहिए, और इसको एक धर्म युद्ध की तरह लेना चाहिए। अगर आप लोग वाकई सनातन के अंदर मानते हैं, तो जैसे कृष्ण ने बोला है कि धर्म युद्ध है, इसको भी वैसे ही धर्म युद्ध मान के अपना सारा कुछ उनको दे के आगे चलना चाहिए। आ, आप बात करिए। थैंक यू। जी धन्यवाद तरुण जी। विक्रम जी, फिर भरत जी, और फिर आई रितु जी। विक्रम जी, विक्रम जी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हाँ जी जी जी। हाँ, आ रही है। हाँ, जो तरुण जी बोल रहे थे मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो है हमारे लिए बिल्कुल धर्मयुद्ध है, और ये हमारे लिए आखिरी मौका भी है, क्योंकि जैसे जो हमारे जो पेरेंट्स के टाइम में जिस तरह से कांग्रेस जो है हिंदुओं को धोखा दे रही थी, आज के टाइम में भाजपा जो है वो उसी तरीके से हिंदुओं को धोखा दे रही है। तो ये भी कांग्रेस भी जो है दिखावा करती थी मंदिर जाने का और मंदिर की बात करने का, बल्कि राम मंदिर का भी जो बात जो है पहले राजीव गांधी ने किया था। उन्होंने ही थाला भी खुलवाया भी था। तो भाजपा को लगा कि भाई हमें भी उनसे कंपटीशन करना चाहिए, क्योंकि हिंदू का वोट वो ले लेंगे। तो दोनों जो एक तरह से शैडो बॉक्सिंग कर रहे हैं, दोनों ही हिंदू के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अंकुर अंकुर जी ने तो बताया जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, और दूसरे वक्ता ने उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया। और मैं कुछ ऐसा ही काम जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। अभी आप देखिए जो मणिपुर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, बहुत ही भयानक है। मतलब और मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि ये अभी हो रहा है जब 24/7 न्यूज़ मीडिया है। 1990 में जब हिंदुओं का कश्मीर में हुआ था उस समय इतना इतना बड़ा मीडिया तो था नहीं। लेकिन मुझे बड़ा पीड़ा होती है कि आज भी उसके बारे में उतना लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गांव के गांवों को आग लगाया जा रहा है, वो जो क्रिश्चियन जो मिलिशियाज है, आतंकवादी है, वो मशीन गन लेकर आ रहे हैं। मतलब और रात के अंधेरे में आते हैं, और गोलियां चलती है, आग, और लोगों के घर में आग लगाए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं। और न्यूज़ मीडिया तो नहीं, मतलब मैं तो उसमें तो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो ही चुका है। जो 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 छोटे छोटे अखबार है उनमें भी इसकी न्यूज़ आ नहीं रही है, और सोशल मीडिया में भी बहुत कम आ रही है। और पूरा का पूरा जो आप देखिए, वहाँ पर डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार है। मतलब केंद्र में भाजपा, राज्य में भाजपा, और जो वहाँ के लोकल बॉडीज है उसमें भी भाजपा है। जो आतंकी जो संगठन है उनसे उनके लिंक भी है। और यहाँ तक कि जो वहाँ के जो मणिपुर के जो लोकल लोग हैं जो हिंदू हैं, उनको आज से नहीं बल्कि 70 साल से करीब उनको जो है प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले ही हाई कोर्ट ने उनके 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 लिए निर्णय दिया, और उसको भी जो है भाजपा वाले रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो ये अपने आप को हिंदू किस तरह से बोलते हैं? मतलब हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं का जेनोसाइड। और बंगाल में भी हुआ। बंगाल में तो कहते हैं भाई हम सरकार में है नहीं। यहाँ तो यहाँ तो आपका मुख्यमंत्री है, केंद्र में आपकी सरकार है, कोर्ट भी आपके फेवर में दे रही है। लेकिन आप जो है इटली वाले, जो क्या नाम है, वेटिकन, हमेशा राहुल गांधी को वेटिकन से जोड़ते हैं, तो खुद भी तो ये वेटिकन से ही जुड़े हुए हैं। इनका ये जो निर्णय है, और वहां पर इन्होंने जो आर्मी को भेजा भी है, और आर्मी को उन्होंने क्या काम दिया है? आर्मी को इन्होंने काम दिया है कि हिंदुओं का रिटेलिएशन को रोका जाए। मतलब हिंदू रिटेलिएट न कर सके, लेकिन जो क्रिश्चियन मिलिशियाज हैं
वो अपना काम अच्छी तरह करते रहें। हाँ, उनको केवल बस बोला जाता है कि आप उनका घर जलाओ और ज़्यादा जो है लोगों की हत्या ना करो। मुझे लगता है कुछ इस तरह का अरेंजमेंट्स है, क्योंकि जिस तरह से देखने को आ रहा है, उनको बेसिकली वहाँ से निष्कासित किया जा रहा है हिंदुओं को। और एक तरह से बहुत ही प्लान तरीके से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, जिस तरह से कश्मीर में किया गया था। और यहाँ तक कि उनको वेपन्स रखने के भी राइट दिए गए हैं। मतलब जो टेररिस्ट हैं दे कैन कीप देयर वेपन्स, बट जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उनसे वेपन्स लिए जा रहे हैं, सो दैट दे कांट डिफेंड देमसेल्फ। मतलब ये इतना इतना ये मतलब और और ये हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। और यहाँ और जो टीवी जो न्यूज़ दिखा रहा है वो इनका सिडनी में रॉक स्टार कॉन्सर्ट एक तरह से दिखाता है कि भाई 50,000 लोग आए हैं, तालियां बज रही है। अरे आप 50,000 लोग आपके ही देश में, 50,000 हिंदू बेघर हो रहे हैं, और आप विदेश में 50,000 लोगों, मतलब इस तरह का जो insensitive ही नहीं, मतलब कि कहा जाए कि disgusting attitude of the party and the media, and of course we cannot expect the Congress to, because उनका तो घोषित ही है वेटिकन से लिंक। तो अब लेकिन लिंक इनका भी अब साबित हो रहा है। और केवल एक ही स्टेट नहीं, आप दूसरे स्टेट्स में भी देखिए। मेघालय में वहाँ हिंदुओं की क्या हालत है। मिजोरम में हिंदुओं के गांव को जलाया गया, उनको भगाया गया, कई शहरों में उनके घरों को आग लगाया गया। वो लोग भाग के फिर त्रिपुरा में आए या आसाम में आए। तो अक्रॉस द इंडिया ये हो रहा है, और केवल ये जो है अपना एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनका तो भाजपा का, कांग्रेस का ही हाल है। एक तरह से मैं कहूँगा कि जो कांग्रेस तो घोषित है, ये अघोषित तरीके से ये काम कर रहे हैं। बहुत ही चालाकी से कर रहे हैं, मीडिया को बहुत अच्छी तरह से मैनिपुलेट करते हुए कर रहे हैं। लेकिन इनका जो हाथ जो है पूरे हिंदुओं के खून से रंगे हुए इनके हाथ हैं। जी। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा यहाँ पे। अगर हम सब देखें ध्यान से तो कांग्रेस के भाषण बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगते कि वो मेजोरिटी को अपीज करना चाहती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इलेक्शन जीतने के लिए अच्छी अच्छी बातें कर सकती है, एटलीस्ट मेजोरिटी के फेवर करते हैं, पर कांग्रेस कभी कुछ नहीं अच्छा बोलती। तो ये भी एक चीज दिखाता है कि वो अपीज करना ही नहीं चाहती हिंदुओं को, वो करना ही नहीं चाहती। उसको पता है कि अगर बीजेपी नहीं आई तो लोग कांग्रेस के ऊपर वोट दे देंगे सिर्फ बीजेपी को पावर से हटाने के लिए। उनका काम फिर भी चलता रहेगा। और अगर ये भी देखा जाए कि जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप जैसा यूएस का प्रेसिडेंट इंडिया में आया और उस टाइम पे दिल्ली के राइट्स हुए, तो पूरी इनको इंटेलिजेंस की इनपुट होगी, पर इन्होंने फिर भी वो वाला काम होने दिया। हो सकता है कि वो दिखाना चाहते हो कि जो तुमने हमारे को सिलेबस दिया था वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और उस हिसाब से काम यहाँ पे चला हुआ है। सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट मणिपुर। ये वहां पे जा जाके उनके साथ गले मिल रहे हैं, और वो ऑटोग्राफ हो भी सकता है इसीलिए मांग रहे हो कि वाह भाई तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा क्योंकि ये काम हम नहीं कर सकते थे, और ये तुमने कर दिया हमारे लिए। हो सकता है ये ऑटोग्राफ इसलिए ही मांगा गया हो। तो ये काम उन्हीं के लिए कर रहे हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है हमसे। हमारी गलती थी, हम अभी तक सोच रहे थे कि ये हिंदूवादी हैं, ये या एटलीस्ट हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे। एक्स्ट्रा तो हिंदू ने कभी मांगा ही नहीं। हिंदू अपने आप को हमेशा इतना केपेबल मानता रहा है कि वो सरवाइव कर सकता है। उसने सिर्फ अपने राइट्स मांगे, पर ये उसको देंगे नहीं। आप करिए कंटिन्यू। थैंक यू। भरत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो आप बोल लीजिए। जी धन्यवाद सबको, जय श्री राम। अच्छा, मेरा एक ये था, मैं इसलिए माइक पे ऊपर आया। मैं बाकी जो बातें चल रही मैं सबसे सहमत हूँ। एक बात ये चल रही कि भाई बीजेपी के पास से जो है वोट कटेंगी। तो मेरा ये, कई बार लोग ये आते हैं अपने, कोई पर्सनली न लें, लेकिन मैं देखता हूँ इस तरह के स्पेस चलते हैं जहाँ वो लोग खुलेआम जो है ईएसबी को टारगेट करते हैं, और हमारे स्पेसों में आकर के उन लोगों का ये रहता है कि भाई आप जो है संगठन बनाइए, आप जो है सत्ता में ना आइए। रीजन उनको ये लगता है इससे हिंदू वोट कटेगा।
तो मेरा सीधा सीधा मानना यह है कि भाई हिंदू तो जो पहले भाजपा जो अगर अपने आप को हिंदू का ठेकेदार मानती है, तो हिंदू के वोट उनके भी नहीं थे। अगर थे तो वो आप तक सत्ता में क्यों नहीं थे? ये सारी पार्टियों से ही लोग आए और ये हिंदू आए। हिंदू सब पार्टियों में है, अपने अपने हितों को लेकर के क्षेत्रीय हित मुद्दे हैं, कई सारी चीजें हैं उसकी, तो वो अलग अलग पार्टियों से अपने हितों के लिए जुड़े हैं। लेकिन जब बात आई सनातन के ऊपर, तो लोग जो है उस पर भाजपा पर ट्रस्ट करा उन्होंने, और वो उसका कोई कारण नहीं था। उसका कारण क्रेडिट सिर्फ ये कांग्रेस को जाता है, जिन्होंने 2002 को हाईलाइट करके ये जताने की कोशिश करी कि भाई ये हिंदूवादी लोग हैं, ये जो है जिहादियों के अगेंस्ट हैं। एक्चुअल में स्थिति ऐसी नहीं थी, वो खुल के आ गई है। दूसरा क्रेडिट जाता है एनडीटीवी को, जिसने भी इनको बताया कि भाई ये तो बहुत बड़े हिंदूवादी हैं। और हमारे लोग भी जो बीच में बैठे होते हैं सत्ता के नीचे, जिनको रोटियां मिल रही हैं, मलाई मिल रही है, वो उस तरह की न्यूज़ों को फॉरवर्ड करते हैं, देखो हम इतना काम कर रहे हैं, इनको पीड़ा हो रही है, तो उसमें लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं। उनमें मैं भी एक था। और आज जो आज देख रहे हैं कि एकदम से इतने लोग जो आए हैं, जुटे हैं, ये हिंदू ही हैं। पार्टी के स्पेसेस तो मैं अगर कहूँगा तो अभी ज़्यादा नहीं होंगे, मैं अंगुलियों पे गिन के बता सकता हूँ कितने स्पेस हुए, 5 7 10 हुए होंगे। लेकिन जो ये अलग चल रहे हैं, जिस दिन से हमें ऑप्शन मिला है, क्योंकि ये पार्टी की तरफ से हमें कुछ गालियां दी गई कि भाई, जो हमने कहा भाई इतने हिंदू कट रहे हैं, कोई बोलो तो सही, कहीं तो आवाज पहुंचाओ, हम बचें कहीं से। तो लोगों ने हमें जिहादी करार करा। यहाँ बहुत से लोग इस चीज को मान सकते हैं। और दूसरा ये रहा, उन्होंने कहा तुम्हारे पास विकल्प क्या है? अब हमारे पास आया विकल्प, तो अब ये आता भाई विकल्प से न जुड़िए। पार्टी साफ कह चुकी ऊपर से कि हम हिंदूवादी नहीं हैं, और उनकी गतिविधियां भी उस चीज को प्रूफ करती हैं कि हाँ, वो वाकई जो है एक वर्ग विशेष के लिए लगे हैं। जहां तक रही कांग्रेस और भाजपा की बात, तो ठीक है, दोनों के चुनावी झंडे अलग अलग हैं, बैनर जो भी हैं उनके सिंबल, लेकिन एजेंडा ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, और दोनों एक ही वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं। अब उसमें कहा नहीं जा सकता कि भाजपा जिहादियों के साथ है कि ये आपके पादरियों के साथ है, पर हिंदुओं के साथ तो नहीं है, ये स्पष्ट है। तो ये मानना कि भाई हिंदू कटे वोट कटेगा, वो नहीं कटेगा, वो ऑलरेडी छोड़ चुका है। अगर वो साथ में होता तो अभी हिमाचल जीतते, कर्नाटक जीतते, क्योंकि वहाँ तो ईएसपी भी आई हुई नहीं है ग्राउंड पे, तो वो हट गए हैं। और कई लोग तो ये भी था, नोटा पर भी रहे लोग, और कुछ लोग वोट डालने नहीं गए हैं। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ। फिर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति आपके मंदिर तोड़ रहा हो, आप ही के अगेंस्ट काम कर रहा हो, वो बड़ा ही कोई पंडित जी क्यों ना, मैं कहता हूँ बड़े आदरणीय क्यों ना हो, तो क्या हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे? कदापि नहीं करेंगे। भाई जो व्यक्ति एक वर्ग विशेष के लिए कार्य कर रहा है और हमारे आपके हितों को जो है अनदेखी कर रहा है, हम अपने ही देश के अंदर आज एक दोयम दर्जे के नागरिक बन के रह गए हैं, और हम इतने समय से देश का दुर्भाग्य देख के हम कह रहे हैं हमें बराबर के अधिकार दो। और आपने सब जवाब दिखाए हिंदू राष्ट्र के, और आप उसके आड़ में दूसरी चीजें कर रहे हो। और मैं एक अपनी दिली वेदना बताता हूँ। मैं अक्सर इस मुद्दे पर उठाता रहा सवाल कि मुझे अगर सबसे ज्यादा खतरा लगता है ना, तो वो रूलिंग पार्टी से लगता है। पीएफआई से मुझे डर नहीं है बिल्कुल भी। मुझे मालूम है उसको निपटने के लिए हमारे लोग सक्षम हैं, हमारी जो सेनाएं हैं, हमारा जो और शासन है, वो उसको निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन कहीं अगर रूलिंग पार्टी में पीएफआई के तरह के कुछ लोग बैठ जाते हैं, देन फिर हम अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं उन जगहों पर। जैसे अभी विक्रम भाई ने भी उस तरफ इशारा किया कि भाई जब सेना पर आपका होल्ड है और ये सब चीज़ों पे है, वहाँ पर फिर थोड़ी चीज़ें हमारे लिए दिक्कत हो जाएंगी। और दूसरा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो कुछ हिंदूवादी संगठन थे, आज जो इस तरह की स्थितियाँ होती है, तो एटलीस्ट रिटेलिएट करते लोग, सड़कों पर होते लोग गायब हो गए साहब। कहाँ से गायब हो गए? वो गायब हुए नहीं है साहब, वो करवा दिए गए हैं। और ये मैं बिल्कुल खुलेआम से कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने स्पेस में आके इस तरह की चीज़ें बताई हैं, जो चीज़ें हो रही हैं। और मैं तो कई जगहों से जुड़ा भी हूँ। जब कहीं कुछ होता है तो ये देख लिया जाता है कि भाई ये, अच्छा सबसे बड़ी बात, ये अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, और इनको उठाने होते हैं भाई हिंदूवादी लीडर, जो ऐसे मौकों पर जो है अपनी आवाज़ बुलंद करना जानते हैं। तो ये चीज़ें चल रही। एक, मैं हालांकि ये नहीं कह रहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हिंसा का सहारा लेते हैं, पर वो अपनी आवाज़ उठा देते हैं कि एक संसद तक या कहीं तक आवाज़ जाए कि भाई ये, इसको जो हिंदुओं पर इस तरह का जुल्म हो रहा है वो रोकना चाहिए, पर वो नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ गौरक्षकों के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हुआ, बड़े शर्मिंदगी आती है मुझे, तो बोला भी नहीं जाता मुझसे। और दूसरी तरफ गले काट दिए गए, सर तन से जुदा हुए। तब उस समय तो ये बयान जरूरी मैटर करता था, आपकी पॉलिटिक्स से ऊपर था। एक मानवता के नाते एटलीस्ट आपको कहना चाहिए था ये गलत हो रहा है, संसद में आवाज उठनी चाहिए थी, कहीं नहीं उठी। वो बात अभी बताई। तो जो बात थी कि भाई कांग्रेस जैसी थी, भाजपा भी वैसी, और अगर मैं कहूँगा उससे ज्यादा है, तो इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं होगी वो, क्योंकि उनके क्रियाकलापों से देखा जा सकता है।
तो यह बात है। और तो आज जो है हिंदू किसी की बपौती नहीं, किसी पार्टी की, कोई हिंदू का ठेकेदार नहीं है। हिंदू को जहाँ अपना हित दिखेगा, जहाँ अपनी इंटरनल सिक्योरिटी उनको दिखेगी, उससे वो जुड़ेंगे। वो पीछे बात भी होगी, कभी कांग्रेसियों को भी उनको लगता था भाई यहाँ पंडित जी बैठे हैं, ये इनको सपोर्ट करते हैं। बाकी मैंने भी बताया लोकल मुद्दों पर भी लोग कई बार सपोर्ट करते हैं। और यह भी होता है कि भाई जब देखते हैं दोनों पार्टियां बिल्कुल एक से बढ़कर एक हैं हिंदुओं के अगेंस्ट काम करने में, तो लोगों ने वोट न देना भी उसी समझा। और एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करूं, मुझे एक्सप्रेसों में सुनने को मिला, लोगों ने कई बार ये लगा कि भाई जो दुश्मन घर के अंदर घुस चुका है उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या करा, जिस पार्टी को उन्होंने कभी वोट नहीं दिया उसको भी वोट कराए कि एटलीस्ट जो दुश्मन घर के अंदर घुस गया उसको बाहर निकाला जाए। पहले विश्वासघात मैं समझता हूँ इतिहास के अंदर, धर्मशास्त्रों के अंदर सबसे भयंकर अभिशाप है सोसाइटी के लिए। तो उस केस में दो चीजें होती है, एक शत्रु आपके बाहर होता है और एक घर के अंदर घुसा होता है। तो समझदार आदमी पहले यही करता है, बाहर का शत्रु तो है ही है, उससे तो निपटा जा सकता है, लेकिन जो घर के भीतर घुस गया, उसको सांप आदि के एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं, तो सबसे पहले उसको जरूरी होता है उसको बाहर करा जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा खतरा है। तो आज मैं ऐसे वैसे भीतरघाती शत्रुओं में देखता हूँ, तो जो तथाकथित अपने आप को हिंदू का ठेकेदार बताती हैं पार्टियां, चुनाव के समय वो भगवे पहन लेती हैं, हिंदूवादी बन जाती हैं और पीछे कहते हैं हमारा हिंदुओं से संबंध नहीं है। तो सबसे घातक मैं उन्हें मानता हूँ, भीतरघाती शत्रु वही लोग हैं। और ये मेरा कहना था। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं पुनः उस शब्द को दोहराऊंगा कि हिंदू जो है वोट कहीं नहीं बटेगा। हिंदू कुछ आपके चले गए परेशान होकर आपसे, कुछ को आपने लात मार के निकाल दिया और गालियां दी गई, और आज भी चलते हैं स्पेसों के अंदर, वो मैं देख पाता हूँ। वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं ये गलत हो रहा है, तो उन्हीं पर ये लोग जिहादी का ठप्पा लगा देते हैं। तो बात यह है, हिंदू किसी पार्टी, बीजेपी मतलब हिंदू और कांग्रेस मतलब हिंदू नहीं है। हिंदू हिंदू है, हिंदू से इन पार्टियों की पहचान है, ये हिंदू के भरोसे ही चल रहे हैं। हिंदू इनके इनके रहमो कदम पर नहीं है। तो ये हारते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, और जीतते हैं तो भी कुछ नहीं। पर हमारा दिक्कत है, हमें दिक्कत इस सेंस में है कि भाई अगर हमको इंटरनल थ्रेट इतना बड़ा हमारे सर पर मंडरा रहा है, और उसके बाद भी आप इसको रिजॉल्व करने की जगह इसको और हवा दे रहे हैं कि ताकि हिंदू डर के वोट करे, तो हिंदू के खून में ये तो कदापि नहीं है। यही मुझे कहना था जी, धन्यवाद। धन्यवाद भरत जी। आई रिट्वीट जी, प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए, थोड़ा क्विकली करेंगे हम, बिकॉज काफी सारे लोग आ रहे हैं वेट करने। ठीक है, ओके ओके। मैंने भरत जी इसलिए बोला था वोट कटने वाली बात, क्योंकि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने भी लिखा हो 370 हम करेंगे और बीजेपी भी नहीं लिखा हो कि हम 370 हटाएंगे। मैंने कहा कि आप लोग के जो है मतलब ये लोग कम से कम लिखते हैं, आज करें या ये लोग बहुत स्लोली करेंगे या अगले इलेक्शन में कर देंगे, वो तो पता नहीं किसी को। मैं इसलिए कहा कि आप लोग भी वही चीजें लिख रहे हो जैसे मैंने देखा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड एक दो चीज मैंने पढ़ा, इसलिए। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था आपसे कोच जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ये मानना गलत नहीं होगा कि आप मतलब आपकी पार्टी के मेजोरिटी लोग बीजेपी की मतलब एकदम एक्सट्रीम राइट वाले, या जैसे मतलब हर पार्टी में एक होता है कि मतलब कुछ सेंट्रिस्ट होते हैं, कुछ सेंटर राइट होते हैं, कुछ एक्सट्रीम राइट होते हैं या एक्सट्रीम लेफ्ट होते हैं, तो आप मतलब एकदम एक्सट्रीम राइट वाले आप लोग ग्रुप हो जिनकी बात अभी मतलब आपके हिसाब से नहीं हो रही है। जैसे चाहे मंदिर का मतलब वो होता है कि मंदिर वापस प्रसाद मतलब सरकार के हाथ से निकल के वापस मंदिर प्रशासन के हाथ में जाना चाहिए, वो सारे मुद्दे आपके नहीं हो रहे इसलिए आप अलग हो गए हो। ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें मैं एक संदीप जी का एक जो स्टार्टिंग का उनका, जब भी आप उनका कोई वीडियो देखें ना, तो उनके स्टार्टिंग में आता है कि ना लेफ्ट ना राइट, ओनली सनातन वॉइस। तो देखिए, हम लोग इसको इस तरह से नहीं देखते कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं कि राइट में जा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सही चीज क्या है। अगर कोई काम जो है वो बीजेपी कर रही है और वो सही है, तो हम बेकार की क्रिटिसिज्म में नहीं जाते, जो आपको कांग्रेस की तरफ से नजर आता है कि हर छोटे काम में वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन अगर कहीं पर गलत है कोई, तो हम उसको गलत बोलेंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कौन सी पार्टी से है। तो आप इसको उस तरह से ना देखें कि हम जो है एक्सट्रीम राइट है और जो है हम मंदिरों के लिए फ्रीडम इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो है मंदिर फ्री होंगे तभी जाके जो है सनातन को कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो सही चीज है वो होनी चाहिए, जो देश के लिए सही होगा वो ही होना है। तो हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। जी, आपके जो सारे अभी तक की चर्चा थी, देखिए महात्मा गांधी ने ऐसा माया जाल रचा था कि उन्हें हिंदू हृदय सम्राट महात्मा माना जाता था, हिंदुओं की वॉइस माना जाता था, ये फैक्ट है। जबकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो सर्वोदय पे बेस्ड होकर के अनटू दिस लास्ट किताब जो फॉरेन से उन्होंने अंग्रेजों की ली थी उस पे बेस्ड थी। लेकिन हिंदुओं ने गलती से उनको समझ लिया कि वो हिंदू वॉइस है, और अंत में हिंदू का क्या हुआ, नेहरू जी को पंडित मान लिया गया
और ये मान लिया गया कि ये पंडित हैं, पंडित जी उनको मान लिया गया ये हिंदुओं की वॉइस है। उसके बाद कांग्रेस भी, जो लोग जुड़े हैं राजनीति से कांग्रेस के समय से, वो ये जानते हैं कि कांग्रेस को भी हिंदू कुलीन पार्टी माना जाता था, तो वो भी हमने देख लिया क्या है। भाजपा जो बात करती है एकात्म मानववाद की, गांधीवाद ही है वो एक तरीके से, वो भी हमने देख लिया कि भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है हिंदुओं के हितों की बात। अब आप कंफ्यूज कहाँ कर रहे हैं? हमारे जो सब सिद्धांत हैं उनको आप मैनिफेस्टो मान रहे हैं कांग्रेस, गांधी, नेहरू, मोदी जी का, जो कि बदलता रहता है। ऐसा नहीं है। हमारा जो पार्टी है उसके जो सब सिद्धांत हैं ये आधार है हमारी पार्टी बनने का। यानी कि ये वो गंगोत्री है जहां से ये गंगा निकल रही है, ये मूल है। ऐसा मूल किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है इन सब में से। तो इसको मैनिफेस्टो समझने की गलती करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारी पार्टी का ये मूल है, पहली बात। इस मूल से हम दूर जाएंगे तो हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमारी पार्टी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो इसी से निकलेंगे, इसी गंगोत्री से जन्म निकलेगी, और ये सारे सिद्धांत आपको सनातन राष्ट्र की तरफ ही ले जा रहे हैं। दूसरी बात कि वोट कटुआ वाली जो बात आपने कही, तो वोट काटने, मोदी जी के वोट मोदी जी की पसमानदा नीति और पॉलिसीज काट रही है, सबको पता है। और अगर एक आम जनता, जैसे आप बोल रहे हैं बहुत स्पेस में बातें हो रही हैं, अगर आम जनता को लग रहा है हम उनका वोट काटेंगे, तो मोदी जी और शाह जी तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं भाई, मजे हुए हैं। वो हमारे सातों सिद्धांत मान लें, अभी भी समय है, इंप्लीमेंट कर दें, घोषणा कर दें कि एकम सनातन के 7 सिद्धांत हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और करके दिखा दें। कोई बात नहीं है, हम तो सनातनी होने के नाते हम प्रसन्न होंगे कि ये भी हमारी विजय है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब मैं ज्यादा लंबा अपने इसको नहीं करूंगा। बात सिर्फ ये है कि अब जनता, जो हिंदू मानस है, वो इनकी असलियत समझ रहा है। चूंकि टेक्नोलॉजी का समय है, मुगलों ने 800 साल प्रभाव रहा, राज तो नहीं किया, प्रभाव रहा। अंग्रेजों का 200 साल प्रभाव रहा, कांग्रेस का 70 साल प्रभाव रहा, इनका 16 साल प्रभाव रहा। तो इनको भी पता है कि उसी मैट्रिक्स में इनके समाप्त होने के दिन आ गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से लोग समझ रहे हैं। अब लोग ये समझ रहे हैं कि 1990 में जब हिंदू जेनोसाइड हो रहा था, हमारी माताओं बहनों से बलात्कार किया जा रहा था कश्मीर में, तो भी वहां उतनी ही सेना थी, बहुत सेना थी, सारे कैंट्स थे, और तब भी 89 एमपीज थे बीजेपी के, और सपोर्ट में ही थे, सरकार भी इनकी सपोर्ट से बनी थी, देवर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो भी लोकसभा में क्यों हंगामा नहीं मचाया बीजेपी वालों ने? हिंदुओं को क्यों नहीं बचाया? क्यों सेनाओं के अंदर उनको शरण नहीं मिली? इस प्रश्न का उत्तर आप किसी से भी पूछ लीजिए, क्यों कैंट्स के गेट बंद रहे हिंदुओं के लिए? तो अब लोग समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और अब उनके पास, जैसा आपने बहुत राइटली कवर किया, कि एक विकल्प है एकम सनातन। इसलिए लोग डरे हुए हैं कि अब इनका जो झूठ था वो धीरे धीरे खुल रहा है, और झूठ को हटाने के लिए कुछ नहीं होता। वो ईशावास्योपनिषद ने कहा है ना कि तत्पुत पोषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टये, जो चीज छुपी हुई है उसके ऊपर से बस आवरण हटाना है, सत्य दिख जाएगा। तो एकम सनातन और सारे जागरूक सनातनी अब वो आवरण हटा रहे हैं, बहुत कुछ हटा चुके हैं, इसलिए इनमें खलबली है। तो ये बिल्कुल आप वोट कटुआ और ये सारी बातें खत्म है। सीधी सी बात है कि सनातन की जो बात करेगा वही आएगा, और सनातन में कोई राइट लेफ्ट नहीं होता, सनातन में सिर्फ धर्म होता है, और वही हमारे दल के सिद्धांतों में। जी धन्यवाद। मुझे मतलब मेरे डाउट था कि वो आपके पार्टी मैनिफेस्टो की तरह मैंने समझ लिया था, जिसको आपने सिद्धांत बताया। द लॉजिकल सैटायर, प्लीज। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। सर नमस्कार। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे आज, अंकुर जी से मुझे भी पूछने थे, बट बदकिस्मती से मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया। सर जैसे ना, मैंने आपकी पार्टी को मैं काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज देखी है कि ना, काफी ट्वीट्स हैं जो एंटी मार्शल कौम है, हिंदुइज्म की मार्शल कौम, जिनको लठैत कह के आप संबोधित कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हम अपने ही जो धर्म के लोग हैं इनको डिवाइड करके क्या कभी सत्ता में आ पाएंगे? क्योंकि मैंने यही देखा है कि आपकी पार्टी प्रो ब्राह्मण है और प्रो दलित है, बट जो मार्शल कौम है उनके अगेंस्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं गलत हूं तो आप प्लीज मुझे ठीक कर दीजिएगा। दूसरा, अभी विक्रम जी बोल रहे थे कि जैसे मणिपुर में बहुत कुछ हो रहा है, मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, और ये रियलिटी है जो ये बोल रहे हैं कि कोई कवर ही नहीं कर रहा है। लाइक कश्मीर वाला केस कभी कवर ही नहीं हुआ, बंगाल जेनोसाइड कवर ही नहीं हुआ। लेकिन सर आपकी पार्टी आज एग्जिस्टेंस में है,
तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह से ऑर्डर ले आए, या क्या ये पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट सेना को ऑर्डर भी दे सके या सेंटर को ऑर्डर दे सके? तो एक सर टाइम था जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, बिकॉज सर वी आर आम आदमी, खैर अब आम आदमी भी नहीं कह सकते, मैंगो पीपल सर, वी आर मैंगो पीपल, ओके। तो इसमें सर सेंस ये है कि हम इतनी कैपेबिलिटी रखते ही नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएं या फिर कुछ और करें। क्या आपकी पार्टी उनको बचा पाएगी जो उधर मणिपुर में लोग मर रहे हैं? तो देखिए लॉजिकल की जो पहली आपकी बात थी कि हमारी पार्टी के लोग किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर नाम से एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप प्लीज उसका रेलेवेंट स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें, वी विल टेक दिस अप। और दूसरी जो आपने बात कही थी कि हमारी पार्टी जो है वो केवल जो है अपर कास्ट या दलितों को जो है एक स्पेशल कैटेगरी या कुछ प्रेफरेंस देती है एक तरह से, तो देखिए मैं इसका पूर्णतः खंडन करना चाहूंगा। हमारी पार्टी का जब प्रथम सम्मेलन हुआ था हरिद्वार में, उस समय आप ये देखिए किसी को भी ऐसा इनविटेशन सेपरेटली नहीं गया था कि कौन आना चाहता है। सभी हिंदुओं को ओपन जो है इनविटेशन था, जो भी आना चाहता था वो वहाँ पे आ सकता था। और देश के सभी कोनों से, सभी वर्गों से लोग वहाँ पहुंचे थे। जिसने भी वहां पर पहुंचकर अपनी बात रखी, सभी साथ बैठे, अलग अलग स्टेट्स के लोग जो हैं अलग अलग साथ रहे, उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि ये समझा गया कि जो लोग वहां पर उपस्थित थे वो लोग सही में, सही मायने में इस पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, हिंदू धर्म के लिए काम करना चाहते हैं और सनातन को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इस हिसाब से जो भी व्यक्ति वहां पर उस समय मौजूद थे उनके साथ डिस्कशंस हुए, उनको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई, और फिर उनके अलग अलग स्टेट के यूनिट्स बने, उनको फर्दर काम जो है स्टेट यूनिट्स ने फर्दर अलाइन किया। तो ऐसा कहीं पर भी हमारे पूरे प्रोसीजर में, क्योंकि मैं शुरुआत से इस प्रोसीजर का पार्ट रहा हूँ, तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ऐसा कोई भी हमने कोई फिल्टर नहीं लगाया था कि कौन सा व्यक्ति जो है वो वहाँ आ सकता है, किसको जिम्मेदारी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो जो भी व्यक्ति वहाँ आए थे उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात जो आपने करी कि मणिपुर को लेके, तो विक्रम जी ने काफी सारी बातें बताई हैं, और विंग कमांडर जी खुद, आई वुड रिक्वेस्ट हिम, आई एम श्योर वो कुछ कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो वो इस बारे में थोड़ा और बताएंगे आपको। विंग कमांडर जी अगर आप सुन जी पा रहे जी जी। देखिए, मणिपुर के मुद्दे पे जब ये आग लगी हुई थी आज से कुछ दिन पहले, और जब वहां पर ग्राउंड पे वायलेंस हो रही थी, उस समय हमने बड़ी मुश्किल से मैथी हिंदुओं से संपर्क करके उनकी मदद की थी। उस समय हमारा उद्देश्य था एसओएस की मदद पहुंचाना रिटायर्ड ऑफिसर्स के थ्रू, और जो वहां की जो आर्मी टीम्स हैं उनको एक्टिवेट करना और लोगों को निकाल के आर्मी कैंप्स में पहुंचाना। तो वो हमने कार्य किया था। दूसरी बात यह है कि रही बात आंदोलन की, तो मैं मैती हिंदू नेताओं के टच में हूं और हम जल्द ही उनके साथ मिलकर के कुछ करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या जो आ रही है वो आ रही है कि इस समय मणिपुर में जो रहने वाले लोग हैं, जो मैती हिंदू रहने वाले हैं, वो इतने ज्यादा डरे हैं और उनकी सिक्योरिटी वास्तव में बहुत ज्यादा खतरे में है। इस वजह से वो खुल के सामने आना नहीं चाहते हैं और ये उनके लिए उचित भी नहीं है। अब अगर हमें पॉलिटिकल गिमिक करना होता तो हम पैसे इकट्ठे करते और हम अपने मेंबर से ही इकट्ठा अगर कर लेते तो हमारे पास इतना हो जाता कि हम जाके वहां पर राशन पूड़ी बांटने का ये सॉन्ग कर सकते थे जैसे और लोग करते हैं। लेकिन ये वहां पर आवश्यकता नहीं है इस चीज की। आवश्यकता इस चीज की है कि मैती हिंदुओं के खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा है जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी लगी हुई है, उस नैरेटिव को ध्वस्त करना, मैती हिंदुओं को उनका हक दिलाना और इस तरीके से इंटरवीन करना कि गवर्नमेंट कहीं से भी रिवर्ट बैक ना करे। क्योंकि अमित शाह जी का बयान आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं हम कुकीज से बात करेंगे, मतलब जो अत्याचारी हैं उनसे बात करेंगे कि मैतीस को दिया जाए प्रिविलेज कि ना दिया जाए, जबकि कोर्ट इस विषय में बहुत क्लियरली ऑर्डर दे चुका है। तो इसको रोकना, ये तीन चीजें हैं। उसके बाद सेकेंड फेज में रिस्टोरेशन आएगा। तो अभी ये एकदम अलाइव मुद्दा है और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि उनके परिवार जो वहां रह रहे हैं उनको खत्म होते बिल्कुल समय नहीं लगेगा। मैंने जेएनके में सेवाएं की हैं, जो लोग हमारा साथ देते थे आज भी अगर उनके नाम उजागर हो जाएं तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे 24 घंटे में। तो ये बहुत सेंसिटिव बातें हैं, इसलिए इनको खुल करके हम नहीं बता रहे हैं, बट हम उनके साथ हैं। और थोड़ी सी जब नॉर्मलसी आएगी तो हम खुल करके, मैं स्वयं मणिपुर जाऊंगा
और जो मंदिर टूटा है उसके विषय में भी हमारी चर्चा हुई है, उसको भी कैसे रिबिल्ड करना है। लेकिन इस समय प्रायोरिटी सिर्फ ये 3 है, उनका नैरेटिव ध्वस्त करना, उनको बचा के रखना, सेफ्टी उनकी इंश्योर करना, और तीसरी चीज ये कि किस तरह से हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको कोर्ट से जो रिलीफ मिली है वो गवर्नमेंट खा ना जाए उनकी रिलीफ, वो देखना है। तो हम उसमें कार्य कर रहे हैं जी। विंग कमांडर जी, एक ना दिक्कत और भी है, जैसे आप जो मुझे बता रहे हैं ना, ये मुझे ना ये ट्विटर के स्पेस में आके पता लगता है। मैं इस चीज को ना कहीं न्यूज में सुन पाता हूँ, ना किसी मैगजीन में, कहीं नहीं सुन पाता हूँ। सर आप इस चीज को कैसे कवर करेंगे? क्योंकि जो हो रहा है मैं मानता हूँ कि सच है, ठीक है जो आप बता रहे हैं, लेकिन सर इस इंडिया में अगर ये बात मान लीजिए कि सिर्फ मुझे पता है या स्पेस में जुड़े ये 200 लोगों को पता है, तो सर हमारा एक्शन कितना ही पावरफुल हो सकेगा? क्या क्या आप इस चीज पे मतलब आप क्या एक्शन लेंगे कि आपकी आवाज ना दूर तक पहुंचे? मेरे जी मेरे जी घर में जी, भी। आप बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर चीज स्टार्ट होती है उद्देश्य से, कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य उन लोगों को बचाना है या उद्देश्य पब्लिसिटी करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा गंभीरता से इस विषय को सोचिएगा, कि हम अगर पूरी पूरी पब्लिसिटी उसकी कर रहे होते, ठीक है, मीडिया में मैं भी जा सकता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी रख सकता हूँ, इनफैक्ट हम एक रखने ही वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? जो ग्राउंड में वहां पे काम हो रहा है, जो हमारे कहने से जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, ये उस पे असर डालेगा। क्यों? क्योंकि तब ये लगेगा लोगों को, मैं मैती हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं उस मशीनरी की बात कर रहा हूं, आप समझ जाइए, जो मशीनरी के थ्रू काम कराना है। क्योंकि हम या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को ले जाकर के काम नहीं करा सकती कि कार्यकर्ता खड़े कर दी और गोली बंदूक के सामने वो कर नहीं। कार्य उन्हीं को करना है जो लॉ से एम्पावर है, और वो कॉपरेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी नीयत साफ है। जैसे ही उनको ये लगेगा कि साहब ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस पे, तो उनके पैर भी पीछे हटेंगे। आप इसको विचार कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं प्रशासन में रहा हूं, मुझे पता है, आप भी सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि राजनीतिक उद्देश्य से जैसे ही उनको लगेगा नहीं हम तो पंप इन हो रहे हैं एक राजनीतिक गलियारे में, तो पैर पीछे हटने लगेंगे। एंड रिजल्ट क्या होगा? हमारे लोग सफर करेंगे, जिनके लिए कार्य हो रहे हैं, कॉपरेशन मिल रहा है, वो कॉपरेशन बंद हो जाएगा। ऊपर से आदेश आ जाएगा कि आप इनको कॉपरेट मत करो, फिर वो क्या करेगा? उसके हाथ बन जाएंगे। अगर सरकारी आदेश कर देगी, सब जानते हैं कि हम मोदी जी, शाह, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, तो आप इस चीज को समझिए, सारी प्रैक्टिकलिटीज देखते हुए किया है। और इसके बारे में प्रेस मीडिया में कवरेज करने से यस हमको बहुत पब्लिसिटी मिलती है, वो सारी चीजें, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं था। यहाँ पर हमारा उद्देश्य उनको बचाना, इफेक्टिवली सॉल्यूशन लाना था। उस वजह से यही बेहतर समझा गया कि उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपने मिशन को, देखिए जब भी हम कार्य करते हैं हमको मिशन सक्सेस हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, तो मिशन सक्सेस को ध्यान में रखते हुए पब्लिसिटी वाला एंगल वॉज वेरी वेरी डेरोगेटरी, एंड उससे हमारा मिशन खतरे में पड़ता जो बचाने का था, इसलिए पब्लिसिटी नहीं की गई। यस, अगर हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होते तो हम कह सकते थे हम पब्लिसिटी कर सकते हैं, लेकिन हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, स्टिल वी आर हेल्पिंग, सो वी हैव टू थिंक मेनी प्रैक्टिकल थिंग्स। जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उनको बचाया।